समथिंग समथिंग 69 कुछ था सर। 1969 आर एच वेटेकर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं 1969 ईयर को ही याद कर रहा था। एक्चुअली मेरे माइंड से स्किप हो गया था। आर एच वेटेकर की मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए आपने कैसे याद रखा इस ईयर को? अरे सर, अभी तो आपने बोला 69। अरे नालायको। चलो बताओ, 1969 में जो आर एच विटेकर आए थे उन्होंने क्या करा था? अरे सर, हमें पता है। आर एच विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और उनके जो 5 किंगडम थे ना, वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर तुम्हें ये सब कैसे याद है? मैंने कब पढ़ाया? अरे सर, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और हमें तो ये भी पता है कि इतनी तरह की स्पीसीज थी, 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन स्पीसीज जो अभी तक नोन है। इतनी सारी स्पीसीज थी, उनको क्लासिफाई करना था, तो अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था, जैसे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, फाइनली आया 5 किंगडम, जहां पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये 5 किंगडम थे। और ये आया था, कब आया था? 1969। सर, अब तो नहीं भूलोगे ना? अरे नहीं भूलूंगा, याद आ गया मुझे। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तुम्हें तो खैर सारा ही याद है। अब मुझे याद आ गया कि आर एच विटेकर इन द ईयर 1969 इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इनके जो 5 किंगडम थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। हमने इतनी सारी स्पीसीज को क्लासिफाई करना था, तो क्लासिफिकेशन के लिए किंगडम जरूरी थे। तो यहाँ पर आर एच विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। सर, एक 6 किंगडम भी तो आया था। अरे अभी बात मत करो, अभी हमें मोनेरा और प्रोटिस्टा पढ़ना है। मुझे पता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था, कार्ल बूज ने दिया था, सब पता है मुझे, है ना? लास्ट लेक्चर मैंने भी देखा है, अरे मैंने ही पढ़ाया है। चलो ठीक है, तो आर एच विटेकर ने 1969 में कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और उनके किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। क्लियर? क्लियर सर। तो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे मोनेरा को, हम डिटेल स्टडी करेंगे प्रोटिस्टा को। किस किस को डिटेल स्टडी करेंगे? मोनेरा को अच्छे से देखेंगे, प्रोटिस्टा को अच्छे से देखेंगे, मोनेरा को अच्छे से देखेंगे और प्रोटिस्टा को अच्छे से देखेंगे। चलिए सर, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, तो सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा की। ये मोनेरा का घर है। क्या है ये मोनेरा का घर है। मैं मोनेरा के पास गया, मैंने बोला कि आपके यहाँ कौन कौन रहता है? तो मोनेरा कहता है, मेरे यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स रहते हैं। क्या कहता है? मोनेरा कहता है कि मेरे इस किंगडम में सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स रहते हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मैंने कहा यार, ये बात बताओ कि ये प्रोकैरियोट क्या होते हैं? अरे सर, आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा ना? आप ही ने तो बताया था कि प्रोकैरियोट ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। अरे सर, जब ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं है, फॉल्स न्यूक्लियस है, तो उसके ऊपर क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी? यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। साथ ही साथ सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर जो सेलुलर ऑर्गेनल होते हैं उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ज्यादातर वो भी कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। क्लियर? तो मोनेरा के घर पे जब मैं गया, मैंने कहा मोनेरा भैया, आर एच विटेकर भाई साहब ने 1969 में आपको एक किंगडम के नाम में एक रूप दिया था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर कौन कौन रहता है। तो मोनेरा कहता है, देखो भाई, मेरे पास तो रहते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट। क्या रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और जहां पर सेलुलर ऑर्गेनल तो होते हैं पर वो भी मेम्ब्रेन लेस होते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा प्रोकैरियोट्स जैसे कि, अरे बैक्टीरिया। वो बोलता है बैक्टीरिया, मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया रहते हैं। मैंने कहा अच्छा। मोनेरा कहता है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया रहते हैं, मतलब बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने कहा कौन कौन से बैक्टीरिया? तो बोलता है बहुत तरह के बैक्टीरिया है भाई। कुछ होते हैं यू बैक्टीरिया, मतलब कि ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब कि ट्रू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। कुछ होते हैं आर्की बैक्टीरिया,
आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया भी अलग अलग तरह से होते हैं सर, अलग अलग तरह से। हाँ हाँ, आर्की बैक्टीरिया के भी टाइप्स होते हैं। ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये भी 3 तरह से हैं आपके एनसीईआरटी में। सबसे पहला है हेलोफाइल, हेलो करो इसको, हेलोफाइल, ऐसे याद रखो चलो, हेलोफाइल। फिर आता है थर्मो, थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट, थर्मो का मतलब हीट। थर्मो एसिडो, फिर एसिड आ गया देखो, थर्मो एसिडोफाइल। क्या बोलोगे, थर्मो एसिडोफाइल। तो पहला क्या हो गया, हेलोफाइल, हेलो करो। फिर दूसरा क्या हो गया, थर्मो एसिडोफाइल। और तीसरा यहां पर मिलता है मैथेनोजन। क्या मिलता है, मिथेनोजन या मैथेनोजन, जैसा बोलना है बोल लो। तीसरा होता है यहां पर मिथेनोजन। और नाम से पता लग रहा, मिथेनोजन मतलब कि कहीं ना कहीं ये वाला बैक्टीरिया मिथेन को प्रोड्यूस करता है। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हुई। मैंने मोनेरा के घर पे दस्तक दी, है ना, क्राइम पेट्रोल का एपिसोड चल रहा है, मोनेरा भाई गेट खोलो। मोनेरा बोलता है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, एब्सेंट होती है। और जहां पर सेलुलर ऑर्गेनल के ऊपर भी मेम्ब्रेन नहीं होती, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। मैंने कहा ठीक है, प्रोकैरियोट का मतलब, अरे जैसे कि बैक्टीरिया। मैंने कहा अच्छा, बैक्टीरिया अलग अलग तरह से होते हैं। अरे हाँ, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं तो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी अलग अलग तरीके से होते हैं। बैक्टीरिया उनके फंक्शन के बेसिस पे भी अलग अलग तरीके से होते हैं। बैक्टीरिया उनके हैबिटाट मतलब कि जहां पर वो रहते हैं उनकी लोकेलिटी के बेसिस भी अलग अलग तरह से होते हैं। तो बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं, कुछ होते हैं यू बैक्टीरिया जिनको कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया, कुछ होते हैं आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जैसे कि हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, मैथेनोजन। ठीक है सर, मुझे सारी बातें क्लियर हो गई। पर सर अगर आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया के बारे में आप क्या जानते हो तो क्या क्या लिखोगे। अरे बहुत कुछ है लिखने का। आप लिखोगे कि बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोस्ट अबंडेंट का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा मिलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे वो होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपके चारों तरफ है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो हजारों बैक्टीरिया है, इस पे देखूँ तो हजारों बैक्टीरिया है, यहाँ देखूँ कहीं देखूँ एनवायरमेंट में हजारों लाखों करोड़ों बैक्टीरिया है ना। तो बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम में रहते हैं तो वो है मोनेरा, और कौन होते हैं तो वो होते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आप एक मुट्ठी भरोगे, किसकी मुट्ठी सर, अरे सर वो सॉइल की, अगर आप एक मुट्ठी भर के लोगे तो उसमें भी आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिलते हैं। ए हैंडफुल ऑफ सॉइल कंटेन हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, एनसीईआरटी ऐसा लिखती है। क्लियर। तो हैंडफुल ऑफ सॉइल कंटेन हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया होते हैं सिंपल स्ट्रक्चर के, पर बैक्टीरिया का बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। सर ये तो मेरी एक्स की तरह है। हाँ हाँ, सिंपल स्ट्रक्चर थी सर, पर बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। हाँ बेटा, तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। ध्यान से सुनो, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिंपल, पर बिहेवियर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स। इसको मैं समझाता हूं कि बैक्टीरिया को जब आप देखोगे, बेचारा एक यूनिसेलुलर, एक छोटा सा बैक्टीरिया, पर उसके फंक्शन कितने सारे हैं, वो एक सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। तो हम ये कहेंगे सिंपल सी स्ट्रक्चर है पर बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्लियर। मोस्ट अबंडेंट कौन है, यही है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मोनेरा का सोल कौन है, अरे आत्मा वाला सोल नहीं बेटा, SOL ही। मोनेरा का सोल कौन है, मतलब कि मोनेरा में मेनली क्या पाया जाता है, तो वो भी होता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन अच्छे से लिखना। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ए हैंडफुल ऑफ सॉइल कंटेन हंड्रेड ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया चारों तरफ होते हैं। बैक्टीरिया जो है सिंपल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। बैक्टीरिया आर द सोल ऑफ मोनेरा। अगर आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया आर द सोल ऑफ मोनेरा, यस बिल्कुल सही, क्योंकि मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही मिलते हैं। क्या आपको मेरी कही हुई सारी बातें यहां तक क्लियर है। ठीक है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन भी होता है बेटा। हाँ हाँ होता है, तो क्या दिक्कत है, फीजन से। बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाय फीजन, बाइनरी फीजन। चेक कर लो एक बार, सारी बातें क्लियर हो गई बैक्टीरिया से रिलेटेड। तो आगे चलते हैं। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया कि बैक्टीरिया चारों तरफ मिलते हैं, बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट होते हैं, बैक्टीरिया आर द सोल ऑफ किंगडम मोनेरा, है ना। चलिए, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बैक्टीरिया बहुत ही वास्ट, बहुत ही हार्श कंडीशन में मिलते हैं। हार्श कंडीशन मतलब ऐसी जगह जहां पर लाइफ सरवाइव करने का सोच भी नहीं सकती, वहां पर भी बैक्टीरिया मिलते हैं। जैसे कि हाई पीएच पे,
और बहुत ही ज्यादा लो पीएच पे, बहुत ही ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट है, बहुत ही ज्यादा बेसिक एनवायरनमेंट है, तो भी कुछ बैक्टीरिया सरवाइव कर लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया वहां पर मिलते हैं। हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर है जहां पर मैं सरवाइव भी नहीं कर पाऊंगा, बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर है -200 डिग्री जहां पर मैं भी सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, वहां पर भी बैक्टीरिया मिलते हैं। तो बैक्टीरिया हार्श एनवायरनमेंट में भी मिलते हैं, हार्श एनवायरनमेंट में भी मिलते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, हाई पीएच पे, लो पीएच पे, हाई सैलिनिटी पे, बहुत ही ज्यादा बेसिक एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे। हाई सैलिनिटी, हाई पीएच, लो पीएच, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, साथ ही साथ हॉट स्प्रिंग में भी आपको हर जगह मिलेंगे। डेजर्ट में भी मिल जाएंगे, कहाँ पे मिल जाएंगे? डेजर्ट में भी मिल जाएंगे, ठीक है, स्नो में भी मिल जाएंगे, हर जगह आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, आपने बोला कि बैक्टीरिया जो है हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, हाई पीएच पे, लो पीएच पे मिल जाते हैं, जहां पर हम भी सरवाइव नहीं कर पाते। तो ये बैक्टीरिया होते कौन से हैं, और इन बैक्टीरिया में ऐसा क्या है कि ये एक्सट्रीम कंडीशन पे भी सरवाइव कर लेते हैं, हार्श कंडीशन पे भी सरवाइव कर लेते हैं? तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि हार्श कंडीशन पे, एक्सट्रीम कंडीशन पे भी सरवाइव कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया होते हैं वो? आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और आर्की बैक्टीरिया भी कई तरह से, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मेथेनोजन। जहां पर नाम से पता लग रहा है हेलोफाइल मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक एनवायरनमेंट में मिल सकते हैं, थर्मोएसिडोफाइल बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ये मिलेंगे, और मेथेनोजन मीथेन का प्रोडक्शन करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर सारा सब कुछ बता रखा है। जैसे कि बैक्टीरिया की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मोनेरा, पढ़ रहे हैं मोनेरा, और मोनेरा में कौन रहता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट मतलब कि बैक्टीरिया। तो मोनेरा को जब मैं देखूंगा तो आप देख सकते हैं बैक्टीरिया के लिए लिखा है सिंपल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। क्या ये बात बिल्कुल सही है? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत ही सिंपल होता है, पर उसका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। बैक्टीरिया आर द सोल ऑफ किंगडम मोनेरा, ये भी सही है, ये भी सही है। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ये भी सही है। बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर, ए हैंडफुल ऑफ सॉइल कंटेन हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, ये बात भी बिल्कुल सही है। फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो और डीप ओशन में भी, डीप ओशन में जहां पर हाइड्रोथर्मल वेंट होता है वहां पर भी ये मिलते हैं बैक्टीरिया। क्या आपको क्लियर हुआ? क्लियर है सर? सर एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, क्या बैक्टीरिया खुद का खाना खुद बना सकते हैं? खुद का खाना खुद बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? अरे ऑटोट्रॉफ कहते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था। खुद का खाना जो खुद बनाते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ, जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफ। और कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक का मतलब, अरे पैरासिटिक भी समझाया था। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये देखो जूम करके दिखा रखा है इसमें, है ना, ये छोटे छोटे पैरासाइट दिखा रखे हैं जो कि इस एनिमल के ऊपर है। तो पैरासाइट क्या होता है? जो होस्ट की बॉडी पे रहते हैं, बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर, जो होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, होस्ट का न्यूट्रिशन लेते हैं। और न्यूट्रिशन लेंगे तो होस्ट वीक होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जो सामने वाला एनिमल है, ह्यूमन है, वो वीक होगा कब? जब ये पैरासाइट उससे न्यूट्रिशन लेंगे। तो पैरासाइट क्या होते हैं? जो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और होस्ट को वीक करते हैं, कमजोर करते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए, पैरासाइट भी बताया था, तो ऑटोट्रॉप भी पता है, हेटरोट्रॉप भी पता है। ऑटोट्रॉप मतलब खुद का खाना खुद बनाने वाले, हेटरोट्रॉप मतलब कि दूसरों पर डिपेंडेंट रहने वाले, पैरासिटिक मतलब कि जो होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाएगा, होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा, होस्ट को कमजोर करेगा और खुद न्यूट्रिशन लेगा होस्ट से, जो होस्ट पे पूरी तरह से डिपेंड होता है, वो होता है पैरासिटिक। एक और वर्ड मैंने बताया था, सेप्रोफिटिक। ये जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना, सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, उनके ऊपर जो फीड करता है, उनके ऊपर जो रहता है, उनको जो खाता है, उन्हें कहते हैं सेप्रोफिटिक। क्या कहते हैं? सेप्रोफिटिक। तो बैक्टीरिया हर कुछ है, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया अलग अलग तरह का काम करते हैं। कुछ ऑटोट्रॉफ है। अब ऑटोट्रॉफ भी ध्यान से सुनना, ऑटोट्रॉफ का मतलब हो गया जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, है ना। कुछ तो होते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ भी दो तरह से, एक होते हैं आपका कीमो ऑटोट्रॉफ, मतलब कि केमिकल का यूज लेके, एक होंगे आपके लाइट का यूज लेके करेंगे, सनलाइट का, है ना।
तो जो सनलाइट का यूज लेकर फूड प्रोडक्शन करते हैं ऐसे बैक्टीरिया होते हैं साइनोबैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? साइनोबैक्टीरिया। एंड साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलेंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी। सर ये एल्गी में नाम क्यों बिगाड़ रहे हो बेचारे का? एल्गी इसलिए बिगाड़ रहा हूं क्योंकि ये ट्रू एल्गी नहीं है। देखो, साइनोबैक्टीरिया को ही हमने ब्लू ग्रीन एल्गी कहा है, तो ये बैक्टीरिया है। सर अगर ये बैक्टीरिया है तो इसको एल्गी क्यों कह रहे हैं? पागल हो गए हो क्या? अरे नहीं भाई, ये एल्गी की तरह दिखता है इसलिए इसका नाम रख दिया ब्लू ग्रीन एल्गी। असल में तो क्या है? बैक्टीरिया है। तो साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया है भाई। क्या है? बैक्टीरिया। तो हम देख रहे थे ऑटोट्रॉफ मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। कुछ होते हैं कीमोटोट्रॉफ मतलब कि केमिकल का यूज करके खुद का खाना खुद बनाते हैं। कुछ होते हैं सनलाइट का यूज करके खुद का खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये एल्गी का नाम क्यों बिगाड़ रहा हूं मैं? क्योंकि एल्गी ये ट्रू एल्गी नहीं है, ये साइनोबैक्टीरिया है। ये सिर्फ एल्गी की तरह दिखता है तो इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कह दिया। ऑटोट्रॉफ हो गया। कुछ होते हैं, कुछ नहीं, मेनली मेनली बैक्टीरिया होते हैं हेट्रोट्रॉफ। एनसीईआरटी लिखती है मेनली बैक्टीरिया कैसे होते हैं, तो मेनली ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं हेट्रोट्रॉफ, या आप बोल लीजिए हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, ठीक है। कुछ होते हैं सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का मतलब? अरे सर सेप्रोफिटिक का मतलब होता है, बताओ, अभी बताया था सर। वही होता है कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते हैं, फीड करते हैं। हाँ, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं उन्हें कहते हैं सेप्रोफिटिक। ठीक है सर, सेप्रोफिटिक क्लियर है, ऑटोट्रॉफ क्लियर है, कीमो ऑटोट्रॉफ क्लियर है, लाइट की मदद से बनाते हैं वो क्लियर है, हेट्रोट्रॉफ क्लियर है। और हमें ये भी पता लग गया कि ज्यादातर बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ होते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं खुद के सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल के लिए। ठीक है। कुछ होते हैं पैरासिटिक, जो कि होस्ट की बॉडी में रहते हैं, या तो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहेंगे या होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे। इनका काम एक ही है कि ये पूरी तरह से होस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं और ये होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं और होस्ट को वीक बनाते हैं। क्या ये सारी चीजें आपको क्लियर है? तो बैक्टीरिया में आप देख सकते हैं कितनी तरह की डाइवर्सिटी होती है। तो हम कह सकते हैं बैक्टीरिया शो मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। आप देखिए, ऑटोट्रॉफ है, सेप्रोफिटिक है, हेटरोट्रॉफ है, पैरासिटिक है। ऑटोट्रॉफ में कीमो ऑटोट्रॉफ वाली वेराइटी भी है। तो बैक्टीरिया शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, और वी कैन से न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। यहां पर मैंने लिखा भी है, आप देख सकते हैं। बैक्टीरिया शो हाईएस्ट मेटाबॉलिक और वी कैन से न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। यहाँ पर मैंने लिखा है मेटाबॉलिक, न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशनल की जगह मेटाबॉलिक भी लिख सकते हैं। तो बैक्टीरिया जो है हाईएस्ट मेटाबॉलिक या न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी शो करता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो है कीमो ऑटोट्रॉफ भी होता है, ऑटोट्रॉफ भी होता है, हेट्रोट्रॉफ, मोस्टली हेट्रोट्रॉफ ही होते हैं, फिर सेप्रोफिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ये पैरासाइट की तरह भी जीता है, बैक्टीरिया पैरासाइट की तरह भी एक्ट करता है। तो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाय फीजन। ठीक है। अब देखो यहां पर आपको लिखा है बैक्टीरिया आर कोस्मोपोलिटन, मतलब कि फाउंड ए वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट, फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट। बैक्टीरिया अलग अलग जगह पे मिलते हैं, अलग अलग जगह पे, जैसे मैंने आपको बताया ना, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, हर जगह पे मिल जाएंगे बैक्टीरिया। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई पीएच, लो पीएच, हाई सैलिनिटी। ठीक है। आपका हाइड्रोथर्मल वेंट, हर जगह पे आपको क्या मिलेंगे? बैक्टीरिया मिलेंगे। तो बैक्टीरिया आर कॉस्मोपोलिटन मतलब कि फाउंड इन ए वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट। एक्सट्रीमोफाइल मतलब कि हार्श कंडीशन पे भी बैक्टीरिया सरवाइव कर लेते हैं, जैसे कि हाई पीएच, लो पीएच, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी, ये सब कुछ। उसके बाद बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। बैक्टीरिया जो होते हैं चार तरह से क्लासिफाई किए गए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पहला है कोकस, फिर है बेसिलस, फिर है विब्रियो, फिर है स्पाइरिलम। वापस बोल देता हूं, बैक्टीरिया को शेप के अकॉर्डिंग, यार इसका शेप ऐसा है, इसको इधर रख दो। तो बैक्टीरिया को शेप के अकॉर्डिंग चार क्लासेस में डिवाइड किया है, कोकस, बेसिलस, विब्रियो, स्पाइरिलम। मेरे साथ बोलो, कोकस, बेसिलस, विब्रियो, स्पाइरिलम। कोकस स्पेरिकल शेप होता है, ये देखो। ठीक है। फिर बेसिलस रोड शेप होता है, ये देखो, और ये यहाँ पर स्पोर है। ठीक है। विब्रियो कोमा शेप,
कोमा ऐसे लगाते हो ना, ठीक है। स्पाइरलम, स्पाइरला मतलब कि स्पाइरल शेप, और लास्ट में इसके फ्लैजिलम होते हैं, फ्लैजिला, और फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी। तो हमने देखा बैक्टीरिया को हमने शेप के बेसिस पे क्लासिफाई किया, और जब शेप के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया तो वो चार तरह से क्लासिफाई हुए: कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरलम, स्पेरिकल, रोड शेप, कोमा शेप और स्पाइरल शेप। क्लियर? क्या आपको मेरे द्वारा बताया हुआ बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन पूरी तरह से क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर सारी थ्योरी लिखी हुई है, अच्छे से पढ़ना है इसको। देखो यहाँ पर सब बता रखा है कि एक्सट्रीम हैबिटेट पर सिंपल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, पैरासाइट की तरह भी रहते हैं, फाउंड एवरीवेयर, हेटरोट्रॉफ भी होते हैं, मोस्टली हेटरोट्रॉफ ही होते हैं, ये भी यहाँ पे लिख दिया मैंने। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, हाई मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है ना, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। किंगडम मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ कौन रहते हैं? बैक्टीरिया रहते हैं, प्रोकैरियोट रहते हैं, इसलिए इसको सोल ऑफ मोनेरा कहा गया है। सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद आर्की बैक्टीरिया। सर ये आर्की बैक्टीरिया तो वही थे ना जो हार्श एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर लेते थे, है ना, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पीएच हो, लो पीएच हो, पीएच हो, हाई टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर हो, सब जगह सर्वाइव कर लेते थे। सर तो इनमें ऐसा क्या है? अरे इनमें कुछ अलग ही सेल वॉल होती है, इनकी सेल वॉल थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सर किस तरह से डिफरेंट होती है? इनकी सेल वॉल में ब्रांच लिपिड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ब्रांच लिपिड। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है स्यूडो, बोलो स्यूडो म्यूरिन। किसकी बनी होती है? स्यूडो म्यूरिन। देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्यूडो म्यूरिन की बनी होती है। सर ये म्यूरिन का मतलब? अरे म्यूरिन का मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन ही होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था ना, पेप्टाइडोग्लाइकेन, या फिर आप बोल लीजिए पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टाइड मतलब कि अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड, ग्लाइकेन मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, बताया था लास्ट लेक्चर में, है ना। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि म्यूरिन जो होता है इसका मतलब है पेप्टिडोग्लाइकेन या पेप्टाइडोग्लाइकेन, और स्यूडो का मतलब होता है फोल्स। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो फोल्स पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फोल्स पेप्टाइडोग्लाइकेन। हम ये कह सकते हैं स्यूडो म्यूरिन, तो म्यूरिन का मतलब तो पेप्टाइडोग्लाइकेन और स्यूडो का मतलब फोल्स, तो हम ये कह सकते हैं कि फोल्स पेप्टाइडोग्लाइकेन की इनकी सेल वॉल बनी होती है, और इनकी सेल वॉल में जो लिपिड कंटेंट होता है वो ब्रांच्ड होता है, इस तरह से ब्रांचिंग होती है उसकी, है ना, ब्रांच्ड होता है। बाकी में नहीं है ऐसा, बाकी बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो म्यूरिन की बनी है, मतलब नॉर्मल पेप्टाइडोग्लाइकेन की, वहां पर कोई स्यूडो वगैरह नहीं है ना। तो यहाँ पर ऐसा क्या खास है, इनकी सेल वॉल में ऐसा क्या खास है जो इतने वर्स्ट एरिया में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं? वर्स्ट लोकेलिटी, वर्स्ट हैबिटाट, जहां पर लाइफ सर्वाइव करने की सोच भी नहीं सकती, वहां पर भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। ऐसा क्या होता है इनकी सेल वॉल में? ब्रांच लिपिड होता है और स्यूडोम्यूरिन होता है। क्लियर? चलिए, अब यहां पर आप देख सकते हैं तीन तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया, हेलोफाइल्स जो कि एक्सट्रीमली सोल्टी एरिया में मिलते हैं। फिर आता है थर्मो एसिडोफाइल्स जो कि बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हॉट स्प्रिंग में मिल जाएंगे आपको। फिर आता है मैथेनोजन जो कि मार्शी एरिया में मिलेंगे आपको, ठीक है। अब मैथेनोजन आपको और कहाँ देखने को मिलेंगे? ये आपको देखने को मिलेंगे काऊ में और बफेलो में, मतलब कि रूमिनेटिंग एनिमल में। कहाँ पर देखने को मिलेंगे? रूमिनेटिंग एनिमल में, बफेलो वगैरह में, काऊ वगैरह में, ये जो रूमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं इनमें आपको देखने को मिलेंगे मेथेनोजन। सर इनमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे? जब आप गाय को देखोगे, जब आप गाय के स्टमक को देखोगे, गाय के स्टमक को, तो गाय के स्टमक का जो पहला चैम्बर होता है, गाय के स्टमक का जो पहला चैम्बर होता है उसे कहते हैं रुमेन। जैसे मान लीजिए काऊ है, काऊ का स्टमक आप देख रहे हैं, तो गाय के स्टमक में जो पहला चैम्बर होता है उसे कहते हैं रुमेन। क्या कहते हैं? र्यूमेन। इसलिए इनको कहते हैं रूमिनेटिंग एनिमल। क्या कहते हैं? रूमिनेटिंग एनिमल। तो गाय के स्टमक का जो पहला चैम्बर है उसे कहते हैं रुमेन। क्या कहते हैं? रुमेन। और वहां पर आपको देखने को मिलते हैं मैथेनोजन। क्या देखने को मिलते हैं बच्चों? मैथेनोजन। और ये मैथेनोजन जब गाय गोबर करती है तो उसके साथ बाहर आ जाते हैं काऊ डंग में। कहां पर आ जाते हैं? काऊ डंग, गाय के गोबर में होते हैं। इसीलिए गाय के गोबर से हम कहते हैं ना, बायोगैस प्लांट करना है, गाय के गोबर से हम मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये बायोगैस जो प्लांट चलते हैं ये गाय के गोबर से इसलिए चलते हैं क्योंकि गाय के गोबर में मेथेनोजन मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा भी, एक बार आप देख लीजिए। देखो, मेथेनोजन आर प्रेजेंट इन द गट, मतलब स्टमक ऑफ सर्वल ruminant animals such as cow and buffalo.
दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथेन और वी कैन से बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। जो काउ डंग होता है, जो बफेलो डंग होता है, जब आप उसको लेंगे तो उससे आप मिथेन का प्रोडक्शन और वी कैन से बायोगैस प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई? देखो यहाँ पर लिखा है हेलोफाइल जो कि बहुत ही सोल्टी एरिया में है, थर्मोएसिडोफाइल जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर वाले एरिया में है, मैथेनोजन जो कि मार्शी एरिया में, कीचड़ वाले एरिया में रहते हैं। जैसे आपकी गाय हो गई, अब गाय में जो पहला चेम्बर है स्टमक का, ठीक है, उसे आप क्या कहेंगे? र्यूमेन कहेंगे। वहां पर जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मैथेनोजन। तो जब गाय जो है अपना गोबर करती है तो ये मैथेनोजन भी उस गोबर में मिलते हैं बैक्टीरिया, और यही जो है बायोगैस प्लांट में मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। क्या ये सारी बातें आपको क्लियर है? चलिए आगे चले। ठीक है सर, मेथेनोजन मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, हेलोफाइल्स बहुत ही ज़्यादा सोल्टी एरिया में मिलते हैं, थर्मोएसिडोफाइल बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में मिलते हैं। एक बात हो, थर्मोएसिडोफाइल जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में मिलते हैं, सबसे पहले तो वो होते हैं फैकल्टेटिव एनेरोब। फैकल्टेटिव एनेरोब का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो एनेरोब का मतलब समझो। एनेरोब मतलब कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एनेरोब जिनको बिना ऑक्सीजन के बहुत बढ़िया लगता है। पर अब यहां पर वर्ड लग गया फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब मैं बस दिखा रहा हूं कि मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, पर अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो भी सर्वाइव कर लूंगा। मतलब कि दोनों में चलेगा इसको, है ना। पर ज्यादातर मेनली कैसा है? एनएरोब। पर फैकल्टेटिव है, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी इसको सर जाएगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाई टेम्परेचर हाई एसिडिटी भी मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया थर्मो मतलब हाई हीट, एसिडो मतलब हाई पीएच, मतलब लो पीएच हो गया एक तरह से। तो फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, और ये जो है H2S और H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं हाई टेम्परेचर पे। क्या ये सारी बातें आपको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपको दे रखा है यू बैक्टीरिया के बारे में। तो यू बैक्टीरिया को कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। अब देखिए, यू बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया, और इनके पास फ्लैजिला होता है। अगर इनके पास फ्लैजिला है तो फ्लैजिला का एक ही काम होता है मोटिलिटी का। जैसे लेट सपोज ये जो है बैक्टीरिया है, ये जो है बैक्टीरिया है, और ये जो है फ्लैजिला है। तो बैक्टीरिया के पास अगर फ्लैजिला होते हैं, देखो फ्लैजिला साइज में बड़े होते हैं, और अगर बात करूं सीलिया की तो वो साइज में छोटे होते हैं। तो बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला साइज में बड़े होते हैं, सीलिया साइज में छोटे होते हैं। तो बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला और सीलिया होते हैं ताकि वो मूवमेंट कर सके। तो यहाँ पर लिखा है यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है फ्लैजिला फॉर मोटिलिटी, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही ज्यादा रिजिड होती है, हार्ड होती है। क्लियर? और इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है म्यूरिन की, मतलब कि पेप्टिडोग्लाइकेन की, और ये ओरिजिनल है, कोई सूडो वगैरह नहीं है। क्लियर? अब यहां पर हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया। सर साइनोबैक्टीरिया तो वही है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी। ऐसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ट्रू एल्गी नहीं होती है ना, तुम कर मत आना ट्रू एल्गी। चलिए एक बात और मैं आपको बता दूं, जो साइनोबैक्टीरिया होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, देखो, अरे सर काफी प्यारी है। हाँ, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जो साइनोबैक्टीरिया होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, यहां पर क्लोरोफिल ए होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल ए। और यही क्लोरोफिल ए आपको बड़े बड़े प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया होता है जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, उसमें क्लोरोफिल ए मिलता है, और यही क्लोरोफिल ए बड़े बड़े पेड़ पौधों में भी देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? क्लियर है सर। तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं करेगा? अरे सर बिल्कुल करेगा। ब्लू ग्रीन एल्गी है, ग्रीन कलर है, फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही करेगा। ठीक है, ऑटोट्रॉफ है क्या? अरे सर बिल्कुल सही बात है। जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खुद का खाना खुद बना रहा है, तो ऑटोट्रॉफ तो होगा ही होगा। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसके अंदर मिलता है क्लोरोफिल ए, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं, एक सिंगल सेल यूनिसेलर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कॉलोनी की फॉर्म में भी रह सकते हैं। कॉलोनी जैसे इस तरह से कॉलोनी बना ली, इस तरह से कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं, या फिर फिलामेंटस फॉर्म में, इस तरह से फिलामेंट फॉर्म में भी ये रहते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में भी ये रहते हैं। तो ये यूनिसेलर भी होते हैं, और ये आपके कॉलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं, और ये आपके फिलामेंटस फॉर्म में भी रहते हैं। ये आपको देखने को मिलेंगे फ्रेश वाटर में, मेरीन वाटर में, और टेरिस्टियल मतलब कि लैंड पर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर और टेरिस्टियल, ये सारी इनकी क्या है? लोकेलिटी है, ये सारी इनकी क्या है? हैबिटाट है। क्लियर? साइनोबैक्टीरिया का बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है स्पाइरुलिना। क्या है? स्पाइरुलिना।
और ये जो स्पाइरुलिना होता है, इट इज अ टाइप ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, इट इज अ टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया जो कि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। तो एज ए फूड सप्लीमेंट भी हम इसे लेते हैं, मेरा एक दोस्त भी लेता है स्पाइरुलिना के टेबलेट्स। ठीक है, ठीक है सर। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है, यहाँ पर क्लोरोफिल ए होता है, ये क्लोरोफिल ए बड़े बड़े प्लांट्स में देखने को भी मिलता है। और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉफ होता है, खुद का खाना खुद बनाता है, यूनिसेलुलर भी है, कॉलोनी की फॉर्म में भी मिलेगा, कॉलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मेरीन वाटर में भी मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी मिलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पाइरुलिना जो कि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, जहां पर बहुत सारा प्रोटीन होता है, और एज ए फूड सप्लीमेंट हम उसे लेते हैं क्योंकि ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहला फोटोसिंथेसिस किसने किया था, तो वो यही है। कौन? साइनोबैक्टीरिया। मोस्ट प्रिमिटिव फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं साइनोबैक्टीरिया। फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इन्होंने ही किया, मोस्ट प्रिमिटिव फोटोसिंथेसिस इन्होंने ही किया। ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये है साइनोबैक्टीरिया, मोस्ट प्रिमिटिव फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म, साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? चलिए, अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर ये साइनोबैक्टीरिया, अगर ये ब्लू ग्रीन एल्गी कॉलोनी की फॉर्म में मिलती है, किस फॉर्म में मिलती है? कॉलोनी की फॉर्म में मिलती है, तो उनके ऊपर जेलेटिनियस शीट की कवरिंग होती है। हो सकता है जेलेटिनियस शीट हो सकता है म्यूसिलेजनस शीट हो, दोनों तरह की शीट होती है। जेलेटिनियस शीट भी हो सकती है, म्यूसिलेजनस शीट भी हो सकती है। तो जेलेटिनियस शीट अगर होगी तो जेलेटिनियस शीट में प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और प्रोटीन कौन सा होता है? कोलाजन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? कोलाजन प्रोटीन। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, अगर ये ब्लू ग्रीन एल्गी कॉलोनी की फॉर्म में होती है, तो यहाँ पर दो तरह की कवरिंग देखने को मिलती है इनके ऊपर। जैसे मान लीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये कॉलोनी की फॉर्म में है, तो इनके ऊपर दो तरह की आपको शीट देखने को मिलेगी। हो सकता है या तो जेलेटिनियस शीट हो, जेलेटिनियस शीट का मतलब होता है कि यहाँ पर प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। प्रोटीन कौन सा? कोलाजन प्रोटीन। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर म्यूसिलेजनस शीट हो। म्यूसिलेजनस शीट का मतलब होता है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा और प्रोटीन भी मिलेगा। पर अगर सिर्फ और सिर्फ जेलेटिनियस शीट होगी तो वहां पर प्रोटीन ज्यादा होगा। प्रोटीन भी कौन सा? कोलाजन प्रोटीन। क्लियर? क्लियर है सर। अब एक बात और, ये तो आपने देखा ही होगा, इसको हिंदी में कहते हैं काई जम जाना, है ना? तो होता क्या है, जब साइनोबैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ये सब कुछ होता है। मैं आपको इसको और अच्छे से समझाता हूँ, एक सेकंड मुझे दीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई लेक है ना? यहाँ पर ये पानी 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 पानी, और मैं जो हूँ अपना जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी मेरा वेस्ट मटेरियल है, यहाँ पर लाके डाल देता हूँ, इस पानी में डाल देता हूँ। तो अगर पानी में वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम करते हैं ना, नदियों को गंदा हम ही करते हैं, है ना? तो अगर पानी में वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर है साइनोबैक्टीरिया, क्या है? साइनोबैक्टीरिया। तो ये साइनोबैक्टीरिया क्या करेंगे? इन वेस्ट मटेरियल के ऊपर अटैक करेंगे। वापस बोल देता हूँ, मेरे पास एक नदी थी, तालाब था, उसमें मैंने वेस्ट मटेरियल रोज डालता गया, रोज वेस्ट मटेरियल डालता गया, रोज फालतू के केमिकल का वेस्ट वगैरह, इंडस्ट्री का वेस्ट वगैरह डालता गया, है ना? तो उससे क्या हुआ, वहां पर जो बैक्टीरिया थे वो उस वेस्ट मटेरियल को यूज करने लग गए। अब अगर बैक्टीरिया वेस्ट मटेरियल को यूज करेंगे, तो जब बैक्टीरिया इस वेस्ट मटेरियल को कंज्यूम करने लग जाएंगे, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये वेस्ट मटेरियल है, बैक्टीरिया इस वेस्ट मटेरियल को कंज्यूम करेंगे, क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। तो इसके चक्कर में बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। बैक्टीरिया क्या कहेंगे? बैक्टीरिया कहेंगे यार इतना सारा वेस्ट मटेरियल है, इन सबको मैं कंज्यूम करना चाहता हूँ, तो मेरी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन ये कहाँ से लेंगे? जो पानी है ना, पानी में होता है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, पानी में होता है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, तो ये पानी से डिजोल्व्ड ऑक्सीजन लेंगे। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, मेरे पास एक लेक थी जहां पर मैं डेली अपना वेस्ट मटेरियल डालता गया, उसके चक्कर में बैक्टीरिया उस वेस्ट मटेरियल को कंज्यूम करने लग गए, और जब बैक्टीरिया वेस्ट मटेरियल को कंज्यूम करने लग गए, उन्हें फीड करने लग गए, तो बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, और बैक्टीरिया अपनी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाएगा तो उसको पूरी कहाँ से करेगा? पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगी उसको कम कर देगा। पानी का डिजोल्व ऑक्सीजन बैक्टीरिया यूज करेगा, पानी का डिजोल्व ऑक्सीजन बैक्टीरिया यूज करेगा,
और उस मैटर को कंज्यूम करेगा, जो भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर है उन्हें वो कंज्यूम करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर बीओडी बढ़ गया, मतलब कि बैक्टीरिया ऑक्सीजन डिमांड, और वी कैन से बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया। इसके चक्कर में ये पानी बहुत ही ज्यादा बेकार हो गया, क्योंकि इस पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन खत्म होता जा रहा है। ये पानी बहुत ही ज्यादा बेकार है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो जाती है एजिंग ऑफ लेक, बुढ़ापा आ जाता है लेक का। ठीक है, जिसे कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। क्या कहते हैं? यूट्रॉफिकेशन। क्या मेरी कही हुई सारी बातें आपको क्लियर हुई? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं कहीं पर पानी जमा हो रखा है या लेक है, कोई पॉन्ड है, अगर मैं वहां पर वेस्ट मटेरियल डालता रहूंगा डालता रहूंगा डालता रहूंगा, तो वहां की बैक्टीरिया उस वेस्ट मटेरियल को कंज्यूम करेंगे, और बैक्टीरिया जब वेस्ट मटेरियल को कंज्यूम करेंगे तो उनकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। अब बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए, तो बैक्टीरिया पानी का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करके कंज्यूम करने लग जाएंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर्स को। तो पानी का डिसॉल्व ऑक्सीजन कौन यूज कर रहे हैं? बैक्टीरिया। उससे वो क्या कर रहे हैं? ये जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर है इसको कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी की वजह से बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने की वजह से जो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा, और जिस पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होता है वो बहुत ही बेकार पानी होता है, और इसी को कहते हैं एजिंग ऑफ लेक होना, और इसी को कहते हैं अल्टीमेटली यूट्रॉफिकेशन होना। ये लेक अब पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यही कुछ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं चारों तरफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसी की वजह से वहां पर ये पानी तो खराब हुआ ही सही ना। ये पानी जो है इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हुआ, तो यहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं, जो फिशेस वगैरह रहती है, उन्हें भी ऑक्सीजन थोड़ी ना मिलेगा, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन ही नहीं रहा, तो ये भी मरने लग जाएंगी बेचारी। समझ में आया? चलिए, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया, बैक्टीरिया की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, इसी को कहते हैं यूट्रोफिकेशन, एजिंग ऑफ लेक, लेक का बुढ़ापा आ गया। क्लियर क्लियर क्लियर। अब कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक स्पेशल सेल वॉल मिलती है, एक स्पेशल हम कह सकते हैं सेल मिलती है। वो क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया, वो साइनोबैक्टीरिया जिनके अंदर एक स्पेशल सेल मिलती है, उनके एग्जाम्पल हैं नोस्टोक एनाबेना। क्या बोल रहे हो सर? एंडाबेंडा? अरे नहीं बेटा, नोस्टोक एनाबेना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कुछ साइनोबैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया जिसके अंदर एक स्पेशल सेल देखने को मिलती है, एक स्पेशल सेल देखने को मिलती है। उस स्पेशल सेल का नाम होता है हेट्रोसिस्ट। क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक स्पेशल सेल देखने को मिलती है, उस स्पेशल सेल का नाम है हेट्रोसिस्ट, और ये स्पेशल सेल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसके लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या आपको सारी बातें क्लियर हुई? तो ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इनमें से कुछ साइनोबैक्टीरिया में, फ्यू साइनोबैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया में एक स्पेशल सेल देखने को मिलती है, उस स्पेशल सेल का नाम होता है हेट्रोसिस्ट। और ये जो स्पेशल सेल साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलती है, कुछ साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलती है, वो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कराती है। ठीक है सर, आपके कहने का मतलब ये है कि जो साइनोबैक्टीरिया था उसकी कहानी अभी हमने देख ली, पर कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर एक स्पेशल सेल मिलती है जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट, और वो जो स्पेशल सेल होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। तो ऐसे कौन से साइनोबैक्टीरिया है जिसके अंदर स्पेशल सेल हेट्रोसिस्ट मिलता है? वो होते हैं नोस्टोक एनाबेना। क्या नाम है? नोस्टोक एनाबेना। सर बाकी सब तो ठीक है, ये हेट्रोसिस्ट हमें दिख भी रहा है, एक तरह की स्पेशल सेल है जो कि कुछ ही साइनोबैक्टीरिया में मिलती है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। क्लियर है? पर मुझे ये बताइए, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है ना, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है, ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देना। किसमें कन्वर्ट कर देना? अमोनिया में कन्वर्ट कर देना। तो उसी को कहते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन। तो जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देना, उसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो मैं वापस कह देता हूं, कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक स्पेशल सेल मिलती है जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे कौन से साइनोबैक्टीरिया है जिसके अंदर स्पेशल सेल मिलती है, हेट्रोसिस्ट मिलता है? नोस्टोक एनाबेना। ऐसे कुछ ही साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना। क्लियर? अब देखो ध्यान से सुनना, हमारे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, हमारी जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, वहां पर थिक सेल वॉल होती है,
हाँ सर, अभी हमने देखा था कि यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया थिक सेल वॉल होती है। अब थिक सेल वॉल होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की एंट्री बहुत ही कम हो जाती है, ऑक्सीजन की एंट्री बहुत ही कम हो जाती है। मैं वापस बोल देता हूँ, हमारा जो साइनोबैक्टीरिया होता है वहाँ पर थिक सेल वॉल होती है। थिक सेल वॉल होने की वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन की एंट्री जो है बहुत ही कम हो जाती है, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है। और इसी की वजह से ये जो स्पेशल सेल है ना हेट्रोसिस्ट, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है, तो आपको पूछना चाहिए कि सर ये स्पेशल सेल हेट्रोसिस्ट जो है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है, इसके अंदर क्या ऐसा है जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है? इसके अंदर एक एंजाइम मिलता है। क्या मिलता है? एंजाइम मिलता है। इस हाइड्रोसिस्ट के अंदर एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेस, और यही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है। तो जब सेल वॉल थिक होगी, ऑक्सीजन की एंट्री नहीं होगी, तो ये जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम है ना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये बहुत अच्छे से नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन बिल्कुल पसंद नहीं। तो देखो कितना बढ़िया बनाया है कुदरत ने, मतलब भगवान ने कुदरत को, कि आप खुद देखिए ये जो सेल वॉल है ये थिक है। इस सेल वॉल के थिक होने की वजह से ऑक्सीजन की एंट्री नहीं होगी, और अगर ऑक्सीजन की एंट्री नहीं होगी तो यहाँ पर जो एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेस, वो बहुत ही अच्छे से काम करता है और बहुत ही अच्छे से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एक लास्ट बार बोल रहा हूँ, सुन लो, याद हो गया, मुझे पता है आपको याद हो गया। कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक स्पेशल सेल मिलती है जिसका नाम होता है हेट्रोसिस्ट। ऐसे कौन से साइनोबैक्टीरिया होते हैं? नोस्टोक और एनावेना। ये जो हेट्रोसिस्ट, ये जो स्पेशल सेल वॉल आपके कुछ साइनोबैक्टीरिया के अंदर मिलती है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेस, और ये एंजाइम जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही अच्छे से काम करता है, और इसका काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन से सीधा सा मतलब है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देना। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है कीमोसिंथेटिक। मैंने आपको बोला ना कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और फिर कीमो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, केमिकल को यूज करके भी अपना खाना बनाते हैं, है ना, अपनी एनर्जी बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान से सुनना। ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। जैसे मान लीजिए आपका नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारे क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, मेरे साथ बोलो, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। तो ये जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ये बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने आता है। कौन सा बैक्टीरिया? अरे वही कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो केमिकल से, केमिकल, जो केमिकल से अपना खाना बनाएंगे, उन्हें कहेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और ऑटोट्रॉफ तो है क्योंकि खुद का खाना खुद बना रहे हैं। तो अब देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। और इनको ऑक्सीडाइज करने पर एक एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एक एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी जो यहां से रिलीज होती है, इस एनर्जी को बैक्टीरिया यूज कर लेता है। कौन यूज कर लेता है? बैक्टीरिया यूज कर लेता है। क्योंकि बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वहां पर चलती है एक साइकिल। क्या चलती है? एक साइकिल चलती है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जब एनर्जी रिलीज हुई, यहां से जो एनर्जी रिलीज हुई, बैक्टीरिया ने उसको यूज कर लिया। कैसे यूज किया? बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है, वहां पर चलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस एनर्जी से चल पड़ी। और जैसे ये चल पड़ी, यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन हो गया। तो इस तरह से ये केमिकल की मदद से एटीपी का प्रोडक्शन होता है। क्या क्लियर है? क्लियर? ठीक है सर। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी, बेहद ज़रूरी बात है, कि ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होंगे, तो यहाँ से प्रोडक्शन होता है नाइट्रोजन का, यहाँ से प्रोडक्शन होता है फॉस्फोरस का, आयरन का, सल्फर का। ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, जब ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, तो इनको ऑक्सीडाइज करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्शन होता है नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, आयरन का, सल्फर का। और ये सब कहाँ पर हो रहा है? सॉइल में हो रहा है। सॉइल में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? ये सब सॉइल में हो रहा है।
कहाँ पर हो रहा है? सॉइल में हो रहा है। और अब ये अगर ये सब सॉइल में हो रहा है ना, तो आप देखो कि सॉइल में नाइट्रोजन मिल गया, सॉइल में फॉस्फोरस मिल जाएगा, सॉइल में आयरन, सॉइल में सल्फर, ये सब बढ़ते जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया चाहे जाने अनजाने में हमारे सॉइल में रिसाइकलिंग कर रहे हैं न्यूट्रिएंट का। तो यहाँ पर लिखा है दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट। कैसे कर रहे हैं कि जब ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने जाते हैं, वहां से एनर्जी निकाल के अपनी एटीपी बनाते हैं, तो उसी दौरान जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो आपके सॉइल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर भी रिलीज हो जाता है। तो जाने अनजाने में कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमारी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को भी रिसाइकल कर रहे हैं। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? आगे चले? चलो सर, नेक्स्ट अब बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मतलब कि हेट्रोट्रॉफ पूरी तरह से दूसरों पे डिपेंडेंट। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। मैं 2 बार बोल चुका हूं कि अगर आपसे कोई पूछे किस तरह का बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट होता है, तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ना ऑटोट्रॉफ, ना कीमो ऑटोट्रॉफ, ना पैरासिटिक, ना सेप्रोफिटिक। मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया का जो टाइप होता है वो होता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। मोस्ट हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर। ज्यादातर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स होते हैं, जो डीकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। ठीक है, मैनी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन। बहुत सारे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन की लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। ये बात तो क्लियर हो गई, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मेनली डिकम्पोजर्स होते हैं, काम आते हैं, डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। और ये जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये इंसानों में भी बहुत काम आते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए दूध है, अब दूध से दही बनाना है, दूध से दही बनाना है, तो कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस, जो कि एक हेट्रोट्रॉप बैक्टीरिया है। तो मिल्क से कर्ड बनाना है, मिल्क से कर्ड बनाना है, तो किसकी मदद लेंगे? लैक्टोबैसिलस की, जो कि एक हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है। और जब मिल्क से कर्ड बनता है तो कर्ड में लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, जो कि बहुत फायदेमंद है हमारे लिए। क्लियर हुआ? तो दूध से दही बना देंगे, कौन? हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया जो है ह्यूमंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, दूध से क्या कर देते हैं? दही बना देते हैं। ठीक है सर, क्लियर हो गया। दूध से दही बनाना हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया का काम होता है। कौन सा बैक्टीरिया है वो? लैक्टोबैसिलस। और इसकी वजह से दही में लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है। सेकंड काम है एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो बैक्टीरिया होता है ना, वहां से आपको मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक होती है। और भी कई तरह की एंटीबायोटिक है जो अलग अलग बैक्टीरिया से मिलती है या फिर इनके मॉडिफिकेशन से मिलती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लैरिथ्रोमाइसिन हो गया, अलग अलग तरह की माइसिन होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दूध को दही भी बना देता है। ठीक है, साथ ही साथ नाइट्रोजन का फिक्सेशन। सर नाइट्रोजन का फिक्सेशन तो वही होता है ना कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देना, हाँ वही होता है। तो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में भी काम करते हैं। कहां पर? लेग्यूम प्लांट में। सर ये लेग्यूम प्लांट, अरे मटर वगैरह के पौधे, लेग्यूम प्लांट की फैमिली होती है फेबियेसी। आगे जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल स्टडी करेंगे कौन सी फैमिली होती है, फेबियेसी। तो फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जैसे मान लीजिए लेग्यूम प्लांट है, ये इसकी रूट है ना, सिर्फ मानना है अभी। लेग्यूम प्लांट है और उसकी रूट है। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मिलता है राइजोबिया। क्या मिलता है? राइजोबिया। जो लेग्यूम प्लांट की रूट होती है, जो लेग्यूम प्लांट की रूट होती है, उन रूट्स में मिलता है राइजोबिया, जो कि एक बैक्टीरिया है, जो कि एक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। ठीक है सर, और यही राइजोबिया पता है क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। सर ये अमोनिया क्या काम आएगा? ये अमोनिया प्लांट यूज करेगा अपनी ग्रोथ के लिए। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया राइजोबिया ने, जो कि रूट में मिलता है लेग्यूम प्लांट के, और इस अमोनिया को प्लांट यूज करेगा फॉर देयर ग्रोथ। अरे वाह सर, राइजोबिया तो बहुत अच्छा काम कर रहा है बेचारा। पर राइजोबिया को मिल क्या रहा है इसके बदले? अरे इसके बदले राइजोबिया को खाना मिल रहा है। अरे सर खाना कैसे मिल रहा है? देखो, प्लांट है, सनलाइट आएगी, फोटोसिंथेसिस करेगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, और यही कार्बोहाइड्रेट ये राइजोबिया बैक्टीरिया यूज कर लेगा। तो बैक्टीरिया मस्त जी रहा है। बैक्टीरिया बोलता है मैं तो लेग्यूम प्लांट से कार्बोहाइड्रेट ले लेता हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, और मुझे बस उसके बदले में इतना सा काम करना होता है
कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये अमोनिया जो है प्लांट यूज ले लेता है उसकी ग्रोथ के लिए। सीधी सी बात है, ठीक है। कुछ हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजन का मतलब जो होस्ट की बॉडी में जाए और होस्ट को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो एनिमल को नुकसान पहुंचाए चाहे वो ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाए। पैथोजन वो होते हैं जो नुकसान पहुंचाए, ठीक है, बीमार करे सामने वाले को, परेशान करे सामने वाले को। तो कुछ हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया पैथोजन की तरह भी होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप देखिए, दिस पैथोजन कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमन, क्रॉप, फार्म, एनिमल, पेट्स। पेट्स में, एनिमल में, फार्म में, क्रॉप्स में, ह्यूमन में, सभी में ये डिजीज कर सकते हैं। और जो डिजीज कोजिंग एबिलिटी रखते हैं, जो डिजीज करने की एबिलिटी रखते हैं, उन्हें ही पैथोजन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आपको कुछ बैक्टीरियल डिजीज के एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे कि सबसे पहला है कोलेरा, जो कि कौन करता है कोलेरा? विब्रियो कोलेरा। कौन करता है कोलेरा? विब्रियो कोलेरा। तो आपको सीटी बजानी है, सीटी, सीटी, सीडी सीडी, क्या बोलोगे? सीटी सीडी, सीटी सीटी, ठीक है। तो कोलेरा कौन करता है? कोलेरा करता है विब्रियो कोलेरा। कौन करता है? विब्रियो कोलेरा। टाइफाइड कौन करता है? अरे सर टाइफाइड तो आपको होता रहता है, हाँ हाँ। टाइफाइड करता है साल्मोनेला टाइफी। कौन करता है? साल्मोनेला टाइफी। सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर ये कौन करता है? ये करता है ज़ेंथोमोनास सिट्री, ज़ेंथोमोनास सिट्री। फिर आता है टिटेनस। टिटेनस कौन करता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। तो ये बीमारी लिखी है ऊपर, सीटीसीटी। क्या बोलोगे? सीटीसीटी। सीटीसीटी का मतलब कोलेरा, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर, टिटनस। कोलेरा किससे होता है? विब्रियो कोलेरा से। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से। सिट्रस कैंकर किससे होता है? ज़ेंथोमोनास सिट्री से। टिटनस किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से। अब ये जो बैक्टीरिया होता है, अगर बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन मिल गई, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को अगर अनफेवरेबल कंडीशन मिली, तो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया जो है स्पोर्स बना लेता है। क्या बना लेता है? स्पोर्स बना लेता है। एनसीईआरटी इतना लिखती है कि बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। आपको इतना याद रखना है। मेनली रिप्रोड्यूस बाय फीजन, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। बैक्टीरिया ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, बैक्टीरिया और भी कई तरह से रिप्रोड्यूस करता है, जैसे कि एक प्रिमिटिव टाइप है, एक पुराना टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें होता क्या था कि एक बैक्टीरिया यहाँ पर है, एक बैक्टीरिया यहाँ पर है, इसका डीएनए ये रहा, इसका डीएनए ये रहा, ये बैक्टीरिया का डीएनए ये रहा, ये बैक्टीरिया का डीएनए ये रहा। इन्होंने बैक्टीरिया के डीएनए को आपस में ट्रांसफर कर लिया, तो इन्होंने इसी को रिप्रोडक्शन का नाम दे दिया बेचारे। कोई बात नहीं। तो बैक्टीरिया ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि मेनली तो किससे करते हैं? फिजन से। और इसमें होता क्या है प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? यहां पर डीएनए का ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। क्लियर? ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, जहां पर आपको डीएनए दिखा रखा है, सेल मेम्ब्रेन दिखा रखी है, सेल वॉल दिखा रखी है। फिर बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार। देखो ध्यान से सुनना। माइकोप्लाज्मा, इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ हाँ, माइकोप्लाज्मा के ऊपर सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के भी माइकोप्लाज्मा सर्वाइव कर सकता है। माइकोप्लाज्मा के ऊपर सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। माइकोप्लाज्मा बीमारी भी करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, वो होता है माइकोप्लाज्मा। चलिए, तो माइकोप्लाज्मा की बात करें, इसका एक और नाम भी होता है जिसका नाम है पीपीएलओ। बेटा पप्पी ले लो नहीं, पीपीएलओ मतलब कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इस माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ माइक्रोबियल वर्ड भी कहा जाता है। सर इस बेचारे का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? इसको जोकर क्यों कह रहे हो? मैंने आपको क्या बोला? क्या माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती है? नहीं सर, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो माइकोप्लाज्मा की शेप फिक्स नहीं होती, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी ऐसा कभी वैसा। तो इसलिए इसको बोला गया है जोकर ऑफ माइक्रोबियल वर्ड, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन के भी ये सर्वाइव कर लेता है। पीपीएलओ इसका एक और नाम है, जोकर ऑफ माइक्रोबियल वर्ड भी इसको कहते हैं। यहाँ पर जो राइबोसोम होता है वो 70S वाला होता है।
एस का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट, साइंटिस्ट का नाम है एस, ठीक है। और ये जो माइकोप्लाज्मा होता है ये एक तरह का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो ग्राम नेगेटिव होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, इनमें ना सेल वॉल की थिकनिंग के बेसिस पे, स्टेनिंग के बेसिस पे इनको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया है। तो आपको इतना याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा एक तरह का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेगा। माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होता है, नुकसान भी पहुंचाता है प्लांट को और एनिमल को। ध्यान रखना, ये पैथोजेनिक होता है। किस किस के लिए? प्लांट के लिए, एनिमल के लिए माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होता है, माइकोप्लाज्मा नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर मैं आपसे बोलूं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा, क्या आपको सारी बातें क्लियर हो गई? एक बार रिवाइज करा देता हूं। माइकोप्लाज्मा सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेता है। माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होता है एनिमल और प्लांट्स के लिए। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है। साथ ही साथ माइकोप्लाज्मा का एक और नाम होता है पीपीएलओ, प्लूरो निमोनालाइक ऑर्गेनिज्म। इसमें सेल वॉल नहीं होती, इसलिए इसको कहते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबियल वर्ड, क्योंकि इसकी शेप भी फिक्स नहीं होती। यहाँ पर राइबोसोम होता है 70S, ये एक तरह का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर होती है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की बात। पेनिसिलिन, अरे सर सुना है पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम से निकली थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी में मिली थी ये, हाँ हाँ वही। तो ये पेनिसिलिन किस पे अटैक करती है? सेल वॉल पे अटैक करती है। पर माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो पेनिसिलिन माइकोप्लाज्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो इसलिए लिखा है इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन एंड लाइसोसोम, क्योंकि पेनिसिलिन लाइसोसोम दोनों ही सेल वॉल पे अटैक करती है। पर माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल होती नहीं, और अगर माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती तो माइकोप्लाज्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कौन? आपके पेनिसिलिन और आपका लाइसोसोम। क्लियर? चलिए ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? प्रोटिस्टा। फाइनली हमारा मोनेरा का घर खत्म हो गया। अब हम देखेंगे प्रोटिस्टा। चलिए एक बार थोड़ी सी सांस ले लेते हैं प्रोटिस्टा देखने से पहले। क्या है कि कल कुछ तीखा खाने में आ गया, तब से गला सूख रहा है ना। अब बायो वाले हैं बेचारे, पानी पी के ही गले की प्यास बुझा सकते हैं। चलो खैर प्रोटिस्टा को स्टार्ट करते हैं, फालतू बातें बंद करते हैं। अब मोनेरा का घर तो खत्म हो गया। मोनेरा में हमने आर्की बैक्टीरिया देखा, ट्रू बैक्टीरिया देखा, यू बैक्टीरिया देखा, साइनो बैक्टीरिया देखा, आर्की बैक्टीरिया भी कई तरह से देखे, मेथेनोजन, हेलोफाइल्स, थर्मोसिडोफाइल्स। अरे बाप रे। अब हम देखेंगे प्रोटिस्टा। तो जब मैं प्रोटिस्टा के घर पे जाता हूँ तो प्रोटिस्टा कहता है कि हमारी तो जॉइंट फैमिली है। अरे यार अभी वहां बैक्टीरिया पढ़ के आए, बस करो यार, और कितना पढ़ाओगे? अरे सर प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं। वहां तो मोनेरा के घर में तो सिर्फ एक प्रोकैरियोट था, बैक्टीरिया था। प्रोटिस्टा के घर में जब मैं देखने आया ना तो यहाँ पर तो जॉइंट फैमिली है सर। अरे मतलब सर प्रोटिस्टा में जो मेंबर है ना, कुछ तो प्लांट की तरह है, कुछ एनिमल की तरह है। अरे बाप रे। तो प्रोटिस्टा की मेंबर अजीब है सर, कुछ प्लांट की तरह है, कुछ एनिमल की तरह है, कुछ तो फंगस की तरह है सर। आपको पता है ना आरएच विटेकर का क्लासिफिकेशन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो जब मैं प्रोटिस्टा के घर को देखने आया, क्योंकि मोनेरा तो मैंने देख लिया, मोनेरा में तो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया, खत्म। पर जब मैं प्रोटिस्टा को घर को देखने आया तो प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जहां पर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म प्लेस हैं। कुछ तो फंजाई की तरह दिखते हैं, कुछ प्लांट की तरह दिखते हैं, कुछ एनिमल की तरह दिखते हैं। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो प्रोटिस्टा है, द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ फंजाई की तरह दिखने वाले भी हैं, कुछ प्लांट की तरह दिखने वाले भी हैं, कुछ एनिमल की तरह दिखने वाले भी हैं। इसलिए इसकी बाउंड्री सेट नहीं है। तो प्रोटिस्टा के लिए लिखते हैं प्रोटिस्टा, यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्रोटिस्टा में अब यूकेरियोट आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? यूकेरियोट। और यूकेरियोट कौन होते हैं? जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट हो, ठीक है। चलिए, तो प्रोटिस्टा आर द यूनिसेलुलर यूकेरियोट। मेरे साथ बोलो, प्रोटिस्टा में कौन रखे गए हैं? यूनिसेलुलर यूकेरियोट रखे गए हैं। अगर यूकेरियोट है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट है। और यहाँ पर कुछ कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जहां पर सीलिया और फ्लैजिला होते हैं। और अगर सीलिया होता है, फ्लैजिला होता है, तो ऑब्वियसली वो किसके लिए होता है? मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है
कि प्रोटिस्टा में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि आपका मेल गेमेट हो गया, फीमेल गेमेट हो गया, ये मेल गेमेट हो गया, ये फीमेल गेमेट हो गया, इन दोनों का फ्यूजन हो गया तो जाइगोट बन गया, है ना। ये सब भी यहाँ पर देखने को मिलता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया है और अगर यूकैरियोट्स है मतलब कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट है। कुछ प्रोटिस्टा में सीलिया होते हैं, फ्लैजिला होते हैं जो कि मोटिलिटी मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोटिस्टा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होना, जाइगोट का फॉर्मेशन होना। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर आपको मैंने यही बात बोली है कि बाउंड्रीज जो है इस किंगडम की डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इस किंगडम में जो प्रोटिस्टा रखे हुए हैं, जो प्रोटिस्टा में रखा हुआ है जितने भी ऑर्गेनिज्म, कुछ तो फंगस की तरह है, कुछ प्लांट की तरह है, कुछ एनिमल की तरह है। तो फिर अब क्या करें? तो प्रोटिस्टा को सही से अरेंज करने के लिए, प्रोटिस्टा को सही से अरेंज करने के लिए हमने यहाँ पर अंदर भी कैटेगरी निकाल दी। अंदर भी क्या कर दी? कैटेगरी निकाल दी। निकालना जरूरी है सर, कुछ फंगस की तरह, कुछ प्लांट की तरह, कुछ एनिमल की तरह निकालना जरूरी है, तो निकालो ना भाई। चलो याद करो, यहाँ पर हमने ग्रुप्स बना दिए, कुछ कैटेगरी बना दी, जैसे कि क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन। मेरे साथ याद करो, क्राइजोफाइट्स, बोलो क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन। जितनी बार बोलोगे, जितनी बार रिपीट करोगे, उतना अच्छे से याद होगा। और ये बात तो क्लियर है ना कि ये 5 ग्रुप क्यों रखे? अरे भाई जरूरी थे, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर कुछ तो प्लांट की तरह दिख रहे, कुछ एनिमल की तरह दिख रहे, कुछ फंगस की तरह दिख रहे। मजाक हो गया भाई। तो हमने कहा ठीक है, जो जैसा दिख रहा है उसको अलग अलग ग्रुप बनाओ और कैटेगराइज कर दो, प्रोटिस्टा से बाहर तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट रखे। अब ग्रुप बनाया तो ग्रुप कितने बन गए? क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोड, प्रोटोजोन, मतलब कि 5 तरह के ग्रुप बन गए। मेरे साथ बोलो, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, ये आपने नाम सुने होंगे ना, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब प्लांट के नाम है। तो ये देखो आप, फाइटा, तो ये प्लांट लाइक कैरेक्टर है। फिर आगे बढ़ोगे, क्राइजोफाइट के बाद डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट के बाद यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड के बाद स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड के बाद प्रोटोजोवन। ट्रेन चल रही है ना। तो जोवन, जोआ, ये जू एनिमल आ गया। तो प्लांट लाइक कैरेक्टर से एनिमल लाइक कैरेक्टर की तरफ हम आ रहे हैं, प्लांट लाइक कैरेक्टर से एनिमल लाइक कैरेक्टर की तरफ हम आ रहे हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन। मेरे साथ बोलो, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन। क्लियर? चलिए, अब ये जो प्रोटिस्टा होते हैं ये प्राइमरी एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्राइजोफाइट्स को। किसको देखेंगे? क्राइजोफाइट्स, क्योंकि हमने क्या कैटेगराइज किया? क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन। 5 ग्रुप में प्रोटिस्टा को डिवाइड कर दिया। क्यों करा? क्योंकि इसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं थी, क्योंकि उसमें कुछ प्लांट लाइक, कुछ एनिमल लाइक, कुछ फंगस लाइक थे। ठीक है, तो सबसे पहला है क्राइजोफाइट्स। और क्राइजोफाइट्स में आते हैं डाइएटम, जो कि होते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। समुद्र में जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो मेनली फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, जो खाना मेनली बनाते हैं, वो होते हैं डाइएटम। कौन होते हैं? डाइएटम। दूसरा है गोल्डन एल्गी, जिसको कहते हैं डेस्मिड। क्या कहते हैं? डेस्मिड, गोल्डन एल्गी। और ये जो इमेज आपको दिख रही है, दिस इज गोल्डन एल्गी, क्योंकि डाइएटम के बारे में तो आगे भी बता रखा है मैंने आपको। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन। सबसे पहला है क्राइजोफाइट। क्राइजोफाइट में हमने देखा डाइएटम और गोल्डन एल्गी को रखा गया है। ठीक है, अब अगर मैं ओवरऑल क्राइजोफाइट्स की बात करूं कि क्राइजोफाइट्स के इंट्रोडक्शन में मेरे को क्या लिखना है, तो क्राइजोफाइट्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। मोस्टली दे आर फोटोसिंथेटिक, ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं मोस्टली। ठीक है, साथ ही साथ फाउंड इन फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मैरीन वाटर में भी ये मिलेंगे।
ये फ्लोट करते हैं पैसिवली, मतलब कि जैसे पानी का बहाव आ रहा है तो पानी के बहाव के साथ बह जाएंगे, खुद का मूवमेंट नहीं है, पैसिवली फ्लोट करते हैं, एक्टिवली नहीं, खुद यूज नहीं करते एनर्जी को, पैसिवली फ्लोट करते हैं, जिधर पानी लह जाएगा उधर बह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसिव फ्लोटिंग होती है। ठीक है। प्लैंकटन मतलब कि टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट फ्लोट फ्रीली इन वाटर, इनको हम प्लैंकटन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पानी के बहाव के साथ पैसिवली बहते जाते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे क्राइजोफाइट, तो आप बोल देना माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं मोस्टली, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं सनलाइट से, फ्रेश वाटर मेरीन वाटर दोनों में मिलते हैं, और पैसिवली फ्लोट करते हैं। पैसिवली फ्लोट करना मतलब कि प्लैंकटन होते हैं। प्लैंकटन भी कौन से? फाइटोप्लैंकटन, क्योंकि प्लांट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे डायटम की। किसकी बात करेंगे? डायटम। सर डायटम तो वही होता है ना, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, मेनली प्रोड्यूसर यही होता है, मेनली फोटोसिंथेसिस यही करता है, फूड यही बनाता है ओशियन में। हाँ जी। डाई का मतलब दो, एटम का मतलब पार्ट्स। तो यहां पर दो पार्ट्स होते हैं, डायटम का मतलब कि दो पार्ट्स होते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग शेल। यहां पर दो थिन ओवरलैपिंग शेल होते हैं, एक तो ये रहा, थिन होते हैं, ओवरलैप कर रहे हैं ये, और यहां पर सिलिका प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सिलिका। वापस बोल देता हूं, डाइटम का मतलब होता है, डाई का मतलब दो, एटम्स का मतलब पार्ट। यहाँ की जो सेल वॉल होती है वो दो थिन ओवरलैपिंग शेल से मिलकर बनी है। आप देख सकते हैं दो थिन ओवरलैपिंग शेल है, एक तो ये रहा ऊपर, एक ये रहा नीचे। तो नीचे वाले को कहेंगे हाइपोथिका। क्या कहेंगे? हाइपोथिका। ऊपर वाले को कहेंगे एपिथिका। ऊपर वाला एपिथिका, नीचे वाला हाइपोथिका। मैं वापस बोल देता हूं, डाई एटम दो पार्ट से मिलकर बनते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है वो दो थिन ओवरलैपिंग शेल, दो शेल होते हैं, थिन शेल होते हैं, ओवरलैपिंग शेल होते हैं, दो होते हैं, थिन होते हैं, ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं इनके। और यहां पर आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज अ सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, सोप बॉक्स। क्लियर? और यहां पर होता है सिलिका का डिपोजिशन। यहां पर क्या होता है? सिलिका का डिपोजिशन होता है। तो ऊपर वाला एपिथिका, नीचे वाला हाइपोथिका। एपिथिका का मतलब लार्जर अपर हाफ, बड़ा है, लार्जर है, ऊपर वाला है, तो लार्जर अपर हाफ। हाइपोथिका का मतलब होता है स्मॉलर लोअर हाफ, और यहां पर सिलिका डिपोजिट होता है। सारी बातें क्लियर? अब देखो ध्यान से सुनना, सिलिका का डिस्ट्रक्शन नहीं होता, सिलिका टूटेगा नहीं, मिटेगा नहीं, सिलिका जो है जिंदा रहेगा, अमर रहेगा। सिलिका जो है अमर रहेगा, चाहे डायटम मर जाए, पर सिलिका कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं होगा। तो ये सिलिका जो है, सिलिका जो है जमता जाएगा। एक बात बताइए, डायटम कहां पर मिलते हैं? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, आपने अभी तो बोला चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, ओशियन में मिलेंगे, समुद्र में मिलेंगे। तो जब ये समुद्र में मिलेंगे, और मान लीजिए डायटम तो मर गया पर उसके ऊपर का सिलिका आज भी जिंदा है, तो वो सिलिका समुद्र में नीचे जमता जाएगा, जमता जाएगा, जमता जाएगा, जमता जाएगा, जमता जाएगा। तो ये सिलिका का डिपोजिशन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, क्योंकि सिलिका का डिस्ट्रक्शन नहीं होता, सिलिका टूटेगा ही नहीं, तो सिलिका डिपोजिट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और नीचे बना लेगा एक डाई एटमिशियस अर्थ। क्योंकि डायटम का सिलिका है तो हमने उसको क्या नाम दे दिया? डाई एटमिशियस अर्थ दे दिया नाम। लेट सपोज ये सिलिका है जो कि टूटा ही नहीं, समुद्र में बनता गया, जमता गया, बनता गया, जमता गया, और ये बन गया डायटमिशियस अर्थ, और इसी को कहते हैं कैसलगर। क्लियर? तो यहां पर लिखा है सेल वॉल कंटेन सिलिका, ड्यू टू सिलिका सेल वॉल इज indestructible deposit in ocean to form a diatomaceous earth also known as कैसलगर। क्लियर? चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये डायटोमिशियस अर्थ बन गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रिटी टेक्सचर्स की होती है, मतलब कि रफ टेक्सचर। एक तो होता है स्मूथ, एक होता है रफ टेक्सचर, तो ये रफ टेक्सचर की होती है। और ये क्या काम आती है? ये काम आती है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप, फिल्ट्रेशन ऑफ बियर। हाँ जी बिल्कुल सही, फिल्ट्रेशन ऑफ बियर, एंड यूज फॉर पॉलिशिंग ऑल्सो। तो जो डायटोमिशियस अर्थ होती है, जो कैसलगर होती है, वो फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप, फिल्ट्रेशन ऑफ बियर, एंड यूज फॉर पॉलिशिंग। और ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है, ये जो सिलिका डिपॉजिट हुआ है, ये हुआ है ओवर बिलियंस ऑफ ईयर। समय के साथ ये सिलिका डिपॉजिट होता गया, होता गया, और कहां पर हुआ? हैबिटाट पर, मतलब कि समुद्र में, जहां पर वो रहते हैं डायटम्स।
क्लियर? चलिए आगे चलें। आपको क्लियर हुआ क्राइजोफाइट्स, जिसमें डायटम्स क्लियर हुए आपको? चलिए नेक्स्ट आपका आता है डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइजोफाइट डाइनोफ्लैजिलेट। अब डाइनोफ्लैजिलेट को जैसे ही आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि डाइनोफ्लैजिलेट्स में स्पिनिंग मूवमेंट होती है। कैसी मूवमेंट होती है? स्पिनिंग मूवमेंट। और ये स्पिनिंग मूवमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है डाइनोफ्लैजिलेट्स का। अगर मैं आपको बोलूं डाइनोफ्लैजिलेट्स को कैसे पहचानोगे, तो स्पिनिंग मूवमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है? और ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये मोस्टली मैरीन होते हैं, है ना, और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है सर, ये मोस्टली मेरीन होते हैं, मेरीन एरिया में मिलते हैं, मेरीन वाटर में मिलते हैं, और दे आर फोटोसिंथेटिक। और इनका कलर कुछ भी हो सकता है, कभी ये येलो कलर के होते हैं, कुछ ब्राउन कलर के होते हैं, कुछ ब्लू कलर के होते हैं, कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं। तो ये सारे कलर इनके हो सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि डाइनोफ्लैजिलेट्स अलग अलग कलर में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। कौन कौन से कलर में? येलो, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, रेड। ब्लू आइज हिप्नोटाइज, याद हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा। अब इनका अलग अलग कलर होने का रीजन क्या है? तो रीजन है कि इन डाइनोफ्लैजिलेट्स में, अलग अलग डाइनोफ्लैजिलेट्स में अलग अलग तरह के पिगमेंट मिलते हैं, और वही पिगमेंट कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, किसी डाइनोफ्लैजिलेट का अगर कलर येलो है तो उसके अंदर पिगमेंट कौन सा मिलेगा? पिगमेंट मिलेगा कैरोटीनॉइड मिलेगा। पिगमेंट कौन सा मिलेगा? कैरोटीनॉइड मिलेगा। किसी डाइनोफ्लैजिलेट्स का कलर अगर ब्राउन है तो पिगमेंट मिलेगा ज़ैंथोफिल, ब्लू है तो फाइकोसाइनिन, ग्रीन है तो क्लोरोफिल, ग्रीन है तो क्लोरोफिल। और अगर किसी डाइनोफ्लैजिलेट का कलर रेड है तो वहां पर मिलेगा फाइकोएरिथ्रिन। क्या मिलेगा? फाइकोएरिथ्रिन। क्लियर? ठीक है सर। हमें ये क्लियर हुआ कि डाइनोफ्लैजिलेट जो है स्पिनिंग मोमेंट शो करते हैं, और इसका स्पिनिंग मोमेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स का। ये मोस्टली मेरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये येलो हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि इसके अंदर पिगमेंट कौन सा मिलता है। अगर ज़ैंथोफिल है तो ब्राउन, अगर मैं पूछूं क्लोरोफिल है तो ग्रीन। ठीक है? फिर यहां पर द आउटर कवरिंग ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स इज हार्ड एंड प्लेट लाइक पीसेस। जो आउटर कवरिंग होती है ना, ये प्लेट लाइक होती है। ठीक है? प्लेट लाइक होती है, हार्ड होती है। हार्ड क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर सेलुलोज मिलता है। क्या मिलता है? सेलुलोज मिलता है। तो जो आउटर कवरिंग होती है डाइनोफ्लैजिलेट्स की, वो प्लेट लाइक होती है, हार्ड होती है। हार्ड इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर सेलुलोज मिलता है। क्लियर? दे हैव ए हार्ड आर्मर लाइक आउटर कवरिंग मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लेट्स। एक तरह का कवच है। सेलुलोज हार्ड होता है। ये सेलुलोज वही हो जो प्लांट में मिलता है। प्लांट की सेल भी हार्ड होती है ना, क्योंकि वहां पर सेलुलोज है। ठीक है? चलिए क्लियर? मोस्ट डाइनोफ्लैजिलेट्स हैव टू फ्लैजिला। ज्यादातर डाइनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। आप देख सकते हैं दो तरह के फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। अभी मैंने आपको बोला कि आपका जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट होता है, डाइनोफ्लैजिलेट रेड कलर का भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन, है ना। तो एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि ऐसा डाइनोफ्लैजिलेट जो कि रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोइरिथ्रिन, उस डाइनोफ्लैजिलेट्स का नाम होता है गोन्यूलिक्स। गोन्यूलिक्स क्या नाम होता है? गोन्यूलिक्स। और ये जो गोन्यूलिक्स होता है ये रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करता है, अपना नंबर बढ़ाता है। रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करता है, अपना नंबर बढ़ाता है। जैसे सपोज ये समुद्र है ना, यहाँ पर गोन्यूलिक्स है। और गोन्यूलिक्स कौन होता है? जो कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, अपना नंबर बढ़ाता है। तो आप देखो ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करा, इसने अपना नंबर बढ़ाया 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 बढ़ाया। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं रेड टाइड आ गया। क्या आ गया? रेड टाइड। टाइड फिनोमिनन तो आपको पता ही है ना, पानी ऐसे ऊपर आया फिर नीचे गिरा फिर ऊपर आया, लहरें बन रही है ना। तो मतलब बिल्कुल इतना सारा आपका गैनेलिक्स हो गया है, इतना सारा हो गया है, इतना रैपिड मल्टीप्लिकेशन उसने कर लिया है कि अब वो रेड कलर से पूरा एक टाइड बना लिया चारों तरफ, गैनेलिक्स से गैनेलिक्स। ठीक है? तो उसको कहते हैं रेड टाइड कर लिया इसने। ठीक है सर, तो क्या दिक्कत है? बेचारा अपना परिवार बढ़ा रहा है। अरे बहुत दिक्कत है, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है। ये टॉक्सिन रिलीज करता है। उस टॉक्सिन का नाम है सेक्सीटॉक्सिन। अरे सर नाम तो बढ़िया है। अरे भाई याद करने के लिए तो नहीं है, पर ये नाम असलियत में है। क्या नाम है? सेक्सीटॉक्सिन। और ये जो टॉक्सिन है ना, ये पानी में रहने वाले दूसरे जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, उन्हें किल कर देता है। हमने क्या देखा? हमने देखा डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट में कौन सा? ऐसा डाइनोफ्लैजिलेट जिसके अंदर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट हो, जिसकी वजह से डाइनोफ्लैजिलेट का कलर रेड हो।
जिसके एक एग्जांपल हमने देखा गैनेलिक्स। गैनेलिक्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है जिसकी वजह से रेड टाइड फिनोमेनन आता है। ये एक टॉक्सिन भी रिलीज करता है जिसका नाम है सेक्सीटॉक्सिन, और ये सेक्सीटॉक्सिन जो है अदर एक्वेटिक एनिमल्स को, फिशेस को नुकसान भी पहुंचाता है और कभी कभी किल भी कर देता है। क्लियर? चलिए ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है सारी चीजें वही सब, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है जो कि एनसीईआरटी में भी है। सम डाइनोफ्लैजिलेट्स आर लाइक नॉक्टिलुका ग्लो इन डार्क सी। ये डार्क सी है ना, तो यहाँ पर ग्लो करता है कौन? उसका एग्जाम्पल है नॉक्टिलुका। सपोज ये ग्लो कर रहा है, ये है नॉक्टिलुका। तो कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि नॉक्टिलुका, जो कि डार्क रीजन में, डार्क सी में ग्लो करते हैं, लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? दीज आर द डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये डायग्राम देख लो, एनसीईआरटी में दे रखा है आपको। ठीक है, अब उसके बाद क्या था? क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड। हाँ सर, यूग्लिनोइड आ गया। यूग्लिनोइड का मतलब यहां पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे दो फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला? दो फ्लैजिला। तो मैंने पहले लिख दिया इट कंटेन टू फ्लैजिला। हाउ मच फ्लैजिला? टू फ्लैजिला। इट कंटेन टू फ्लैजिला। और आपको यहां पर दिखा भी रखा है दिस इज लॉन्ग फ्लैजिला, दिस इज लॉन्ग फ्लैजिला, एंड दिस इज स्मॉल फ्लैजिला। तो दिस इज शॉर्ट फ्लैजिला एंड दिस इज लॉन्ग फ्लैजिला। एक तो होता है बड़ा फ्लैजिला, ये देखो बड़ा फ्लैजिला, एक होता है छोटा फ्लैजिला। तो जब आप यूग्लिनोइड को देखोगे तो यूग्लिनोइड के पास दो फ्लैजिला आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है बड़ा फ्लैजिला, एक होता है छोटा फ्लैजिला। और यूग्लिनोइड में सेल वॉल नहीं होती। अरे सर सेल वॉल नहीं होती? हाँ हाँ, यूग्लिनोइड में सेल वॉल नहीं होती, यहाँ पर एक प्रोटीन की लेयर होती है। क्या बात है सर, मजे आ गए इसको तो, कि यूग्लिनोइड में सेल वॉल तो नहीं होती, पर सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन की लेयर होती है, और उस प्रोटीन की लेयर को कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं? पेलिकल। और ये पेलिकल जो है इस यूग्लिनोइड की बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। मैं वापस बता देता हूं, यूग्लिनोइड हम देख रहे हैं दो तरह के फ्लैजिला होते हैं, एक होता है शॉर्ट फ्लैजिला, एक होता है लॉन्ग फ्लैजिला। इसके पास सेल वॉल नहीं होती, यहाँ पर एक प्रोटीन की लेयर होती है, और उस प्रोटीन की लेयर को हम कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं? पेलिकल। और इस प्रोटीन की लेयर की वजह से ये जो आपका यूग्लिनोइड है ये फ्लेक्सिबल होती है। इसकी बॉडी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। चलिए, तो मोस्टली जो यूग्लिनोइड होते हैं वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? फ्रेश वाटर। दे आर यूजुअली फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, मतलब कि ठहरा हुआ पानी, है ना, पानी कहीं पे ठहरा हुआ रहता है ना, ठहरा हुआ पानी, वहां पर यूग्लिनोइड देखने को मिलते हैं। तो दे आर यूजुअली फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, ठहरे हुए पानी में मिलते हैं। मोस्ट यूग्लिनोइड आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। दो फ्लैजिला होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्रोटीन की लेयर होती है, पेलिकल कहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। अब ये जो यूग्लिनोइड होते हैं ये दोनों तरह से होते हैं, दोनों तरह से, मतलब कि अगर सनलाइट आ रही है तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, बहुत ही खुश है। पर अगर सनलाइट नहीं आ रही, डार्क का टाइम है, शाम का टाइम, रात का टाइम है, तो उस कंडीशन में अगर इन्हें भूख लगी तो ये क्या करेंगे? प्रिडेशन कर लेंगे, मतलब कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को मार खाएंगे। मतलब अगर सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑटोट्रॉफ की तरह काम करेंगे। अगर सनलाइट नहीं है, रात का टाइम है, डार्क रीजन है, तो उस कंडीशन में ये हेटरोट्रॉफ की तरह भी काम करते हैं, प्रीडेट करते हैं, मतलब कि मार के खा लेते हैं छोटे ऑर्गेनिज्म को। क्लियर? क्लियर। अब यहाँ पर पिगमेंट होते हैं। देखो मैंने आपको बोला कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यस और नो? बिल्कुल करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो कोई ना कोई पिगमेंट तो होना जरूरी है। तो यूग्लिनोइड में आप देख सकते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये पिगमेंट आपको देखने को मिलेंगे जो कि बड़े बड़े प्लांट्स में भी होते हैं। मैंने आपको बोला ना कि यूग्लिनोइड फोटोसिंथेसिस करते हैं तो पिगमेंट तो होंगे। कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ठीक है, ठीक है सर। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है यूग्लिना। देखो याद भी हो जाएगा, यूग्लिनोइड, यूग्लिना। और अगर आपसे कोई पूछे कि यूग्लिनोइड में जो रिजर्व्ड फूड होता है, जो फूड स्टोर्ड फॉर्म में अरेंज होता है, वो किस फॉर्म में होता है? पैरामाइलोन। उसे क्या कहते हैं हम? पैरामाइलोन। तो जो रिजर्व्ड फूड होता है आपके यूग्लिनोइड में, उसे क्या कहते हैं? पैरामाइलोन कहते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर है? चलिए, तो क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड। अब आएगा स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड को कहते हैं फोल्स फंजाई। स्लाइम मोल्ड जिसको कहते हैं फोल्स फंजाई। ठीक है, स्लाइम मोल्ड जो होता है सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होता है। क्या होता है? सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफिटिक का मतलब फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर। मैंने आपको पहले ही बता दिया सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है? फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर।
तो यहाँ पर आपको लिखा है कि स्लाइम मोल्ड का शरीर धीरे धीरे रेंगता है, धीरे धीरे रेंगता है, धीरे धीरे रेंगता है। ठीक है। वे सड़ी गली टहनियों और पत्तों के ऊपर रेंगते हैं। जो सड़ी गले पत्ते होते हैं प्लांट के, जो टहनियां चुकी है, गल चुकी है, उनके ऊपर ये रेंगते हैं। सर इनको बड़ा शौक आ रहा है ऐसी गंदगी में रहने का। अरे भाई उनको ये फीड भी करते हैं, उनको ये खाते हैं। मैंने आपको बोला ना सेप्रोफिटिक होते हैं, इसलिए ये वहां पर होते हैं। देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ है मैंने इंग्लिश में। स्लाइम मोल्ड स्लोली क्रॉल लाइक स्लाइम, दे क्रॉल ऑन डेड लीव्स एंड ब्रोकन twigs, organic material. They move there because they eat the dead plant part. स्लाइम मोल्ड का शरीर धीरे धीरे रेंगता है। वे सड़ी गली टहनियों और पत्तों के ऊपर रेंगते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे सड़ी हुई चीजों को खाकर अपना भोजन लेते हैं, इसलिए उनको सेप्रोफिटिक बोला गया है। और ये हिंदी तो ये उसकी इंग्लिश। क्लियर? चलिए सर ठीक है। स्लाइम मोल्ड जिसको कहते हैं फोल्स फंजाई, जो कि सेप्रोफिटिक होते हैं। अब जब स्लाइम मोल्ड फेवरेबल कंडीशन में आते हैं, मतलब इनका फेवरेबल कंडीशन है, सुटेबल इन्वायरमेंट है, तो स्लाइम मोल्ड सुटेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में खुद को एग्रीगेट कर लेते। क्या कर लेते? खुद को एग्रीगेट कर लेते। इस तरह से देखो एग्रीगेशन हो गया। इस एग्रीगेशन को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम स्टेज। क्या बन गई? प्लाज्मोडियम स्टेज। मैं वापस बोल देता हूं, स्लाइम मोल्ड जिसको कहते हैं फोल्स फंजाई, जो कि सुटेबल कंडीशन में एक एग्रीगेशन का फॉर्मेशन करते हैं, उस एग्रीगेट को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। ये जो होता है बहुत अच्छे से ग्रो होता है, अच्छे से स्प्रेड होता है और सेवरल फीट तक चला जाता है। क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, जब दुखद परिस्थिति आती है, विकट परिस्थिति जब आती है, तो उस कंडीशन में ये स्लाइम मोल्ड एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन कर लेता है? फ्रूटिंग बॉडी का। ध्यान से सुनना, सुटेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड जो है प्रोटोजोन, प्रोटोजोन बोल रहा हूं, प्लाज्मोडियम बनाता है। ठीक है, प्रोटिस्टा तो है ये, है ना। तो सुटेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड जो है प्लाज्मोडियम बनाता है, एग्रीगेट हो जाता है, प्लाज्मोडियम बनाता है, अच्छे से ग्रो होता है, अच्छे से स्प्रेड होता है और सेवरल फीट तक चला जाता है। पर जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में यही प्लाज्मोडियम वाली स्टेज कन्वर्ट हो जाती है फ्रूटिंग बॉडी में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूटिंग बॉडी में। और यहां पर स्पोर्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है, फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर, फ्रूटिंग बॉडी, लेट्स सपोज दिस इज फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर स्पोर्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है। ठीक है सर, फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है, टिप पर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो स्पोर होते हैं, यहां पर ट्रू वॉल्स होती है। इस स्पोर के पास क्या होती है? ट्रू वॉल होती है। और साथ ही साथ ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। ये स्पोर्स आसानी से टूटने वाली नहीं है। बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट में सालों तक ये स्पोर्स सही सलामत रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रू वॉल होती है। तो सर्वाइव मेनी ईयर इन हार्श कंडीशन, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई पीएच, लो पीएच, हाई सैलिनिटी, बहुत ही ज्यादा हार्श इन्वायरमेंट है, हार्श कंडीशन है, तो भी ये स्पोर जो है ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इनमें कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आ सकती। और ये जो स्पोर्स होते हैं, ये डिस्पर्स्ड मतलब कि फैलते हैं हवा के झोंके से। तो डिस्पर्स बाय एयर करंट। फैलते कैसे? हवा के झोंके से। डिस्पर्स बाय एयर करंट। ठीक है सर, हमें क्या क्या क्लियर हुआ हम बोल के बता देते हैं। स्लाइम मोल्ड जिसको कहते हैं फोल्स फंजाई, स्लाइम मोल्ड जो है सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम स्टेज बनाता है, एग्रीगेशन हो जाता है, प्लाज्मोडियम का स्टेज बनता है, जो कि अच्छे से ग्रो होता है, स्प्रेड होता है और सेवरल फीट तक ग्रो हो जाता है। पर जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो ये जो स्लाइम मोल्ड है, ये जो प्लाज्मोडियम है, ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रूटिंग बॉडी में। अनफेवरेबल कंडीशन में जब ये फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, तो इसके टिप पर कुछ स्पोर्स होते हैं। वो स्पोर्स एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, यहाँ पर ट्रू वॉल्स होती है और सर्वाइव करते हैं मेनी ईयर्स तक, इवन इन हार्श कंडीशन। ठीक है, और ये जो होते हैं डिस्पर्स्ड होते हैं एयर करंट से। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एंड फाइनल, प्रोटोजोन, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन। प्रोटोजोन की अगर मैं बात करूं, तो दे लाइव एज अ प्रीडेटर और पैरासाइट। या तो प्रीडेटर की तरह एक्ट करेंगे, मतलब कि मार के खा जाएंगे, या फिर पैरासाइट की तरह जिएंगे, किसी होस्ट के ऊपर रह लेंगे, होस्ट को कमजोर करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, होस्ट को वीक करेंगे। तो या तो प्रिडेशन करेंगे या फिर होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो दे लिव एज अ प्रीडेटर और पैरासाइट। ये सारे के सारे प्रोटोजोन कैसे होते हैं?
हेट्रोट्रॉफ होते हैं, क्योंकि एनिमल की तरफ बात आ गई, और एनिमल कौन सा फोटोसिंथेसिस करेगा भाई? मैं ऐसे धूप में खड़ा हो जाऊंगा तो फल फ्रूट थोड़ी ना आ जाएंगे मेरे ऊपर, नहीं आएंगे ना। दे ऑल आर हेट्रोट्रॉफ। तो वन, एनिमल की बात हो रही, दे ऑल आर हेट्रोट्रॉफ, कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? क्लियर है सर। अभी तक हमने देखा कि जो प्रोटोजोन होते हैं या तो वो प्रेडेटर की तरह होते हैं या फिर वो पैरासाइट की तरह होते हैं, वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। सारे प्रोटोजोन हेट्रोट्रॉफ होते हैं, वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है प्रोटोजोन को लेकर, और ये डायग्राम है पैरामीशियम का। किसका डायग्राम है? पैरामीशियम का डायग्राम है। ठीक है सर। ये जो पैरामीशियम होता है, ये सिंगल सेल होता है, फ्री लिविंग प्रोटोजोन होता है। ठीक है सर, फ्री लिविंग सिंगल सेल प्रोटोजोन है। सर ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये मैं क्या देख रहा हूँ सर? सर एक बात बताओ, मोनेरा हमने पढ़ा, फिर हमने प्रोटिस्टा पढ़ा। प्रोटिस्टा में आपने बोला कि कुछ प्लांट की तरह, कुछ एनिमल की तरह, कुछ फंगस की तरह, तो आपने 5 ग्रुप बना दिए, हमने कुछ नहीं कहा। 5 ग्रुप कौन से सर? क्राइजोफाइट, जाइनोफ्लेजिलेट, यूक्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड। अब लास्ट आता है प्रोटोजोन। अब प्रोटोजोन में आप बता रहे हो कि हेटरोट्रॉफ होते हैं, चलो ठीक है। प्रीडेटर होते हैं, पैरासाइट होते हैं, चलो ठीक है। एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दे रखा पैरामीशियम का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। और सर अब आप ये क्या कर रहे हो कि प्रोटोजोन के अंदर भी 4 कैटेगरी बना दी। बहुत इजी है, दो दो लाइन का है, देख लो। प्रोटोजोन के अंदर भी 4 कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि कुछ होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन, कुछ होते हैं फ्लैजिलेटेड, कुछ होते हैं सीलिएटेड। किसी के पास फ्लैजिला है तो फ्लैजिलेटेड, किसी के पास छोटे छोटे सीलिया है तो सीलिएटेड। तो कुछ होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन, कुछ होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, कुछ होते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन, और कुछ होते हैं स्पोरोजोन, जैसे कि प्लाज्मोडियम, मलेरिया। ठीक है। अब अमीबोइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोन, इसमें क्या याद कर रहा हूँ? बहुत इजी है, देखो। फ्लैजिलेटेड और सीलिएटेड तो आपको याद हो गया, जिसके पास फ्लैजिला है वो फ्लैजिलेटेड, जिसके पास सीलिया है वो सीलिएटेड। जो अमीबोइड है वो अमीबोइड, वो सूडोपोडिया मूवमेंट करते हैं, अभी बताऊंगा। और एक होते हैं स्पोरोजोन। ठीक है। अब ये जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है, ये है पैरामीशियम का। किसका डायग्राम है बच्चों? पैरामीशियम का। और ये जो पैरामीशियम है, ये आता है सीलिएटेड प्रोटोजोन में। कहां पर आता है? सीलिएटेड प्रोटोजोन में। तो ध्यान रखना, ये जो डायग्राम है, ये है तो प्रोटोजोआ का, पर प्रोटोजोआ में भी किसका डायग्राम दे रखा है? सीलिएटेड प्रोटोजोआ का। और सीलिएटेड प्रोटोजोआ में भी कौन? पैरामीशियम, जो कि सिंगल सेल है, फ्री लिविंग प्रोटोजोआ है। चलिए सर ठीक है, बताइए अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोन देख लेते हैं। सबसे पहले अमीबॉइड की बात करते हैं। अमीबॉइड मिलता है फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। मेरे साथ बोलो, फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, खत्म। फिर ये क्या करते हैं? ये मूवमेंट करते हैं, सूडोपोडिया मूवमेंट के होते हैं। क्या करते हैं? सूडोपोडिया, सूडोपोडिया मूवमेंट। जैसे मान लीजिए मैं अमीबा हूँ, ये मेरा हाथ अमीबा है, एक सेकंड रुकना। ये अमीबा है ना? अभी तक इसको कुछ नहीं दिख रहा है, ये शांत बैठा है। और जैसे ही इसने देखा कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको ये खा सकता है, तो ये अमीबा क्या करेगा? इस तरह से सूडोपोडियम, सूडोपोडियम मूवमेंट, मतलब कि अभी तक कुछ भी नहीं था, फिर ये थोड़ा सा अपने सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करेगा और ये इंगल्फ कर लेगा और वापस अंदर ले लेगा। मतलब कि एक तरह का फॉल्स फिट हुआ। नॉर्मली तो ऐसा था, पर बाद में जैसे इसने ऑर्गेनिज्म देखा, इसने करी सूडोपोडिया मूवमेंट, इसने फॉल्स फिट जनरेट किए, उस ऑर्गेनिज्म को अंदर लिया और वापस इसका खाना हो गया। तो इस तरह का सूडोपोडिया मूवमेंट इसने करा। तो ये लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय सूडोपोडिया फॉल्स फिट। मूव एंड कैप्चर देयर प्रे, जो भी उसका शिकार जा रहा है उसको सूडोपोडिया कर लेगा। ठीक है। चलो, सम अमीबॉइड प्रोटोजोन आर पैरासिटिक। कुछ अमीबॉइड प्रोटोजोन पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसका और अच्छे से मतलब समझाता हूँ। हिस्टो का मतलब टिश्यू, लिटिका का मतलब ब्रेक करना। तो ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के टिश्यू को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है। तो कुछ हमारे लिए पैरासिटिक भी होते हैं। तो कुछ अमीबॉइड प्रोटोजोन पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और अगर मैं अमीबॉइड प्रोटोजोन की बात करूं और मेरीन एरिया में मिलने वाले अमीबॉइड प्रोटोजोन की बात करूं, तो उनके हम कह सकते हैं सरफेस पर, उनकी सेल सरफेस पर सिलिका मिलती है। तो मेरीन अमीबॉइड प्रोटोजोन हैविंग सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस। ठीक है, क्लियर हो गया? अमीबॉइड प्रोटोजोन बस इतना ही है।
अब नेक्स्ट क्या है आपका, फ्लैजिलेटेड। देखो फ्लैजिलेटेड वाले इधर फ्री लिविंग इधर पैरासिटिक, या तो ये फ्री लिविंग होते हैं या ये किसी पे अटैच हो जाएंगे, पैरासिटिक होते हैं। तो इधर फ्री लिविंग इधर पैरासिटिक। दे हैव फ्लैजिला फॉर मूवमेंट, सीधी सी बात है, फ्लैजिलेटेड तो फ्लैजिला होगा। पैरासिटिक फॉर्म कैन कॉज डिजीज। देखो मैंने आपको क्या बोला कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन या तो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं, और फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिला होगा मूवमेंट के लिए। अब अगर पैरासिटिक है तो पैरासिटिक तो बीमारी करेंगे ही करेंगे, जैसे कि आपका ट्रिप्सोनोमा, सॉरी ट्रिपेनोसोमा, ट्रिप्सोनोमा हो गया, ट्रिपेनोसोमा। ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन है जिसका एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा, ये क्या करता है, ये स्लीपिंग सिकनेस करता है। मतलब कि यहाँ पर पेशेंट को बार बार नींद आती है, लंबे टाइम तक नींद आती है। अरे सर ये तो हमारे साथ हो रहा है ऐसा लग रहा है अभी है। अरे नहीं भाई नहीं हो रहा है, पर ये जो है आपके आलस है, इन आलस को हटाओ, है ना, ये नींद को भगाओ। चलो तो आपने क्या देखा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन इधर फ्री लिविंग इधर पैरासिटिक, दे हैव फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। जो पैरासिटिक होते हैं जैसे कि एग्जांपल हो गया ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, और ये जो क्या करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस करते हैं, बार बार नींद आती है, बार बार मैं तो सोने जा रहा हूँ, मेरे को नींद आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सीलिएटेड और स्पोरोजोन, फिर खत्म मोनेरा और प्रोटिस्ट। अब सीलिएटेड में नाम से पता लग रहा, दे हैव सीलिया फॉर मूवमेंट, दे हैव थाउजेंड्स ऑफ सीलिया फॉर देयर मूवमेंट। तो ये एक्टिवली मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन एक्वेटिक होते हैं, जितना जितना बता रहा हूँ उतना याद रखो। सीलिएटेड प्रोटोजोअर आर एक्वेटिक इन नेचर। Ciliated protozoan move actively because they have thousands of cilia. Let's suppose ये एक प्रोटोजोन है जिसके पास इस तरह से thousands of cilia है, तो ये जो है एक्टिवली मूव करेगा क्योंकि इसके पास thousands of cilia होते हैं, छोटे छोटे मूवमेंट के लिए सीलियाज होते हैं। अब इनके पास एक कैविटी होती है जिसको कहते हैं गलेट या गुलेट, और ये जो कैविटी होती है ये ईसोफेगस ही होता है एक तरह का, मतलब कि एक तरह का फूड पाइप ही होता है। यहाँ पर फूड अंदर जाता है, गलेट में फूड अंदर जाता है, ठीक है। तो इनके पास एक कैविटी होती है जो कि सेल के आउटसाइड ओपन होती है, सेल के आउटसाइड ओपन होती है, उस कैविटी को कहते हैं गलेट या गुलेट। तो यहाँ पर जो सीलिया होते हैं, ये जो थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं, ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में मूवमेंट करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन में मूवमेंट करते हैं, एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में मूवमेंट करते हैं। और इसी कोऑर्डिनेटेड वे में मूवमेंट करने की वजह से इस गलेट में फूड आता है और पानी आता है। अब मैं आपको बहुत आसानी से समझाता हूँ। सीलिएटेड प्रोटोजोन जहां पर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं, और इन्हीं थाउजेंड्स ऑफ सीलिया की वजह से ये एक्टिवली मूव कर पाते हैं। और ये जो थाउजेंड्स ऑफ सीलिएटेड होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया जो यहाँ पर होता है, तो इस सीलिया की वजह से ये जो थाउजेंड्स ऑफ सीलिया है ये कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करते हैं। इस कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करने की वजह से जो भी पानी बाहर है और पानी के साथ जो भी फूड पार्टिकल है, वो पानी और फूड पार्टिकल इनकी कैविटी में आता है, उस कैविटी को कहते हैं गलेट। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट है आपका स्पोरोजोन। include diverse organism, they have infection spore like they have infectious spore like stage in their life cycle। obviously जैसे कि मैं प्लाज्मोडियम की बात करूं, मलेरिया की बात करूं, तो उनकी लाइफ साइकिल्स चलती है। मोस्ट वेल नॉन स्पोरोजोन इज प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया करता है। मलेरिया हैज ए ह्यूज, स्टैगरिंग का मतलब होता है ह्यूज, एनसीईआरटी में लिखा है स्टैगरिंग, ह्यूज इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। क्या ये सारी बातें आपको क्लियर हुई? स्पोरोजोन क्लियर हुए, सिलेटेड प्रोटोजोन क्लियर हुआ, है ना, फ्लैजिलेटेड क्लियर हुआ, एमिवोइड क्लियर हुआ। तो आप अब घर जाकर एनसीईआरटी का पेज नंबर 12 टू 16 पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 12 से स्टार्ट करना, 16 तक पढ़ना, फंजाई से पहले पहले तक पढ़ना। देखिए आप मोनेरा पढ़ सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया पढ़ सकते हैं, उसके बाद यू बैक्टीरिया पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप प्रोटिस्टा का क्राइजोफाइट्स पढ़ सकते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआन, ये सब कुछ आप अब बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल स्टडी करा है मोनेरा और प्रोटिस्टा को, और आई होप कि आपको लेक्चर भी क्लियर हुआ है मोनेरा और प्रोटिस्टा का। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए नीट, जेई ऑर्बिट और वीकेंड से डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, एक ही बात है, ठीक है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए नीट, जेई ऑर्बिट, ताकि मैं ऐसे लेक्चर और आपके लिए लेकर आता रहूं। आज हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 को कंप्लीटली कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फंजाई, प्लांटी, एनिमीलिया, और उसके बाद भी है क्या, हाँ हाँ, वायरस, वायरोइड, लाइकिन के तो रखा ही नहीं अभी तक, प्रायोन्स का तो रखा ही नहीं, अच्छा ठीक है। तो बने रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग
और इंटरैक्टिंग लेक्चर्स के लिए। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।